हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता मैथ्स की इस प्रैक्टिस सेट 3 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्रैक्टिस सेट 2 तक आपने काफ़ी अच्छे से देखा होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो मैंने आपसे बोला भी है, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसका यूज हम लोग क्या करने वाले हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं, तो इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 3 में भी आज कुछ ना कुछ आप नया देखेंगे। तो और मैंने आपके सामने जो सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसके कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोशिश क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ बताने वाला हूँ उसको अच्छे से आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, और देखना भी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बाकी सारी चीजें देखिए ई बुक में आपको पूरा बाकायदा सोल्यूशन दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो से आपको क्या फायदा होने वाला है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और क्या क्या नई चीजें आपको मिलने वाली हैं। क्योंकि ज्यादा चीज वहां पर जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए मैंने सोल्यूशन लिखा, तो अब जो वहां पर जो क्वेश्चन है उसके थ्रू मैंने सोल्यूशन लिख दिया। अब इसके पैरेलल में और क्या चीजें हो सकती हैं जो मैं वीडियो में बता रहा हूं आपको, जिससे आपको यहां से भी देखकर आपको फायदा मिले, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है। शेष बची दूरी 10 किलोमीटर वह पैदल चलकर तय करता है। उसकी कुल यात्रा की लंबाई आपको किस में बतानी है? किलोमीटर में बतानी है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि देखिए यहां पर हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, आपने अटेम्प्ट कर लिया है, तो आपको क्या करना है, यहां पर बस सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है। तो चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रेशियो पर हम लोग कैसे कमांड करते हैं। ये 9/20 जो है, इसमें 9 क्या बोल रहा है और 20 क्या बोल रहा है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। यहां बोला गया है, देखिएगा, कुल यात्रा का, लैंग्वेज में, अर्थमेटिक में लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहां पर देखिए लिखा है कुल यात्रा का, इसका मतलब जब ये जोर किस पे दिया जा रहा है, कुल यात्रा पर, इसका मतलब ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा होगा, कुल यात्रा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा होगा। तो इसका मतलब जो आपका 20 यूनिट होगा वो टोटल आपका क्या होगा, टोटल दूरी होगी। और ये क्या बोला गया, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/भाग बस द्वारा, और ये 9 यूनिट क्या है, ये 9 यूनिट आपका बस के द्वारा किया गया यात्रा होगा। फिर बोल रहा है शेष बची दूरी 10 किलोमीटर व पैदल तय करता है। अब ये बताइए, यहां से अगर 9 यूनिट बस से चला, टोटल आपका 20 है, तो बचा कितना, 11 यूनिट। तो मैं आपको यहां पर जो समझा रहा हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो ये 11 यूनिट होगा यही तो शेष बची हुई दूरी होगी जो पैदल तय किया होगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये आपका 10 किलोमीटर के बराबर हो गया। आपसे लास्ट में पूछा गया है उसकी कुल यात्रा की लंबाई पूछ रहा है, तो एक एक नियम से लगा दीजिए। यहां पर क्या हमें 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10/11, और 20 यूनिट जो कि आपकी क्या है, कुल यात्रा है, चली गई दूरी है टोटल। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 20 से बस आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 × 20 कितना आ जाएगा, 200/11 किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन आपका दशमलव के फॉर्म में दिया है, तो 11 से आप इसको भाग दे दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 11 कम 11, ठीक है। उसके बाद आपका बच जाएगा कितना, 9, 11 × 88, फिर आपका इसी तरीके से चलेगा 18.18 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, सी। आसान सा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो वेरियस एग्जाम, मतलब जो आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी के अंतर्गत सीजीएल, सीएचएसएल, और इसके अलावा एनटीपीसी हो गया, यूपीएसआई हो गया, उसके अलावा भी एसआई के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं स्टेट्स में, वहां पर भी अगर मैथ्स का सेक्शन है, तो ये आपका ई बुक जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ से काफी हेल्प मिल सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। इस तरीके से ये सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं आपकी डिजाइन किए गए हैं, और इसका सोल्यूशन भी इस तरीके से आसान बना दिया गया है। अगर आप हमसे पढ़े भी ना हो तब भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन बात वही है ना कि आपका प्रैक्टिस सेट से सिर्फ आप क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, और वो कॉन्सेप्ट के लिए आप देख रहे होंगे नीचे पट्टी पर आपको स्क्रॉल हो रहा होगा, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप अपना
व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिखकर आप वहां पर सेंड कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन जो ये है, एक रेलगाड़ी दो पुलों जिनकी लंबाइयां क्रमशः 800 मीटर तथा 400 मीटर है को पार करने में क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्टार लगा लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान समझिएगा। देखिए जो आपको पता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन देखिए फार्मूला यहां नहीं लगाना, यहां पर आप कॉन्सेप्ट को अपना बिल्डअप करना है। यहां पर क्या हम इस क्वेश्चन को मुजवानी भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो आप चाहें तो यहां पर इस क्वेश्चन को मुजवानी भी सॉल्व करते हैं, मुजवानी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर कैसे होगा समझिएगा। आप थोड़ा सा लॉजिकल बेस पे अगर आप सोचें तो दो पुल हैं जिनकी लंबाई है 800 मीटर और 400 मीटर है और एक ही रेलगाड़ी है, ठीक है। तो पार जब कर रहा है तो देखिए समझिएगा ध्यान से, फार्मूले से तो आप कर ही दोगे, मैं डायरेक्ट यहां पर आपको समझा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। जब वो 800 मीटर का जो पुल है, जब वो रेलगाड़ी उसको पार कर रही है तो कितना समय ले रही है? 100 सेकंड। कितना ले रही है? 100 सेकंड। और जब वही चीज जब 400 मीटर पुल को, जो लंबाई की पुल है, उसको जब पार कर रहा है तो कितना ले रहा है? 60 सेकंड ले रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ध्यान समझिएगा, ऐसे समझ लीजिए अगर वो 60 सेकंड में 400 मीटर की पुल को पार कर रहा है और इसका मतलब नेक्स्ट जो 40 सेकंड होगा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो 40 सेकंड है जब ये 100 हो जा रहा है तो ये फिर 800 हो जा रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आगे का जो 40 सेकंड होगा, 60 के बाद जो 40 सेकंड होगा, देखिए 60 सेकंड में तो 400 मीटर चला होगा, तो जब 100 सेकंड की बात हो रही है तो 60 40 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब 40 सेकंड में कितनी दूरी चल रही होगा भाई? 400 मीटर तो इस पुल का लंबाई थी, इसका मतलब 800 मीटर पहुंच गया होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है 400 मीटर और चला गया होगा, 400 मीटर, ठीक है। तो यहां से मैं क्या ये बता सकता हूं कि भाई यहां से अगर आप चाहें तो इसको काट दीजिए, तो 4 से भी जब काटेंगे तो 1 सेकंड में, इसका मतलब यहां से ये निकल गया 1 सेकंड में वो कितने मीटर चल रहा है? 10 मीटर। क्या? रेलगाड़ी, ट्रेन। 1 सेकंड में अगर 10 मीटर ये चल रहा है तो हम चाहे तो इसका यूज कर लें, वैसे मैं दोनों ही यूज करके आपको दिखा दे रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 1 सेकंड में अगर ये 10 मीटर ट्रेन चला है तो मैं डायरेक्ट क्यों ना 100 सेकंड बना लूं। अगर मैं 100 सेकंड बोल दूंगा तो आप देखिएगा 100 सेकंड में कितना मीटर चल जाएगा? 1000 मीटर। अब आप बोलेंगे सर ये 1000 मीटर क्या है? समझिएगा ध्यान से, 1000 मीटर क्या है? ये 1000 मीटर पूरी जैसे होता है ना, जो पूरा आपका डिस्टेंस है, पूरी दूरी है, उसमें से 100 सेकंड में देखिएगा ये आपका 800 मीटर तो ये लंबाई थी, जो दूरी पुल की जो लंबाई थी, यहां पर सॉरी देखिएगा, दो पुलों जिनकी लंबाइयां क्रमशः क्या है? 800 मीटर है। तो 800 मीटर इसका मतलब पुल की लंबाई थी। इसका मतलब ये 1000 क्यों आ गया? इसका मतलब आप देखते हैं जो डिस्टेंस होता है उसमें ट्रेन की जो लंबाई होगी वो भी ऐड अप होगा और जो पुल की लंबाई होती है वो भी ऐड अप होता है। तो 800 तो ऑलरेडी था, तो इसका मतलब 1000 माइनस 800, 1000 माइनस 800 क्या जाएगा? 200 मीटर। इसका मतलब जो पुल की, जो आपकी ट्रेन की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। समझाने में टाइम लगा। आप चाहते तो मुजवानी ये चीज इस तरीके से सोच कर भी कर सकते थे कि भाई 40 सेकंड में 400 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, 100 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1000, तो 800 ये था, बचा कितना? 200। क्लियर? यहां से देख लीजिए, यहां पर अगर मैं 60 सेकंड के अकॉर्डिंग लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? 60 सेकंड में कितना हो जाएगा? 600 मीटर। 60 सेकंड में 600 मीटर और इधर 60 सेकंड में कितना मीटर चल रहा, कितना मीटर ये पुल की लंबाई चल रहा को पार कर रहा था? 400 मीटर। तो 600 ये आ गया, तो 600 माइनस 400 बचा कितना? 200। वो 600 क्या बता रहा है? वो 600 में आपका 400 मीटर तो पुल की लंबाई है, बाकी का जो 200 है वो ट्रेन की लंबाई है। क्लियर है? बाकी चाल बराबर दूरी बटे समय से आप क्या करोगे? चाल क्योंकि दो इक्वेशन बनेगा, चाल से एक इक्वेशन बनेगा, एक वो बनेगा, दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि एक ही ट्रेन है तो दोनों की जो चाल होंगे बराबर होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? जो दूरी होगा, दूरी के स्थान पे आप क्या लिखोगे? 800 प्लस एल। एल जो होगा आपका ट्रेन की लंबाई होगी अपॉन 100 बराबर 400 प्लस एल, ये वाला 400 प्लस एल अपॉन 60 हो जाएगा। ठीक है? और आप इसका ई बुक में मैंने बाकायदा सोल्यूशन भी दिया है और दोनों ही अप्रोच दिया होगा और शायद ये आपको ज्यादा आसान लगे जो आपको मैंने फार्मूले पे मैंने करवाया है, क्योंकि वहां पर 2-3 लाइन हो गया। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, ये कॉन्सेप्ट को लिखना वो आपको ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब मैंने सोल्यूशन आपको बताया, समझाया, तो आप मुजवानी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो उसके लिखावट में ना जाइएगा क्योंकि उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है। उम्मीद करता हूं अगर थोड़ा बहुत भी वहां डाउट हुआ होगा तो इस वीडियो के माध्यम से
जो आपका प्रैक्टिस सेट 3 चल रहा है, दूसरे क्वेश्चन में जो मैंने इसका सॉल्यूशन बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है 200 मीटर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इसका मेथड पता चला किस तरीके से हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। स्टार लगा लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको देख रहे होंगे आपको हर प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ नया जरूर मिल रहा है। और सोचिए प्रैक्टिस सेट 3 तक आते आते इसको जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि 1 2 3 तक आते आते बहुत कुछ आपने सीख लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि 15 प्रीवियस ईयर जो सेट हैं इसको पूरा आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, पूरा अच्छे से आप देखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिएगा 8 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। 8 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। यहां पर ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए 1 अंक की कितनी संख्याएं संभव होंगे, तो आप बोलोगे सर 1 से लेकर 9 तक, इसका मतलब ये सिर्फ 9 ही अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं अंक, तो 9 अंक होंगे जो 1 अंकों की संख्या होंगी, काउंट होंगे। अगर मैं बोलूंगा 2 अंकों की संख्या आपको पता लगाना है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो आप बोलोगे 2 अंकों की जो संख्याएं होंगी 10 से लेकर कहां तक, 99 तक। ऐसे ही 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, 3 अंकों की, तो वो क्या हो जाएगा 100 से कहां तक, 9 से 99 तक। अब दिक्कत ये नहीं कि आपको ये बताना है कि 3 अंकों की संख्याएं कहां से कहां तक हैं, आपको काउंट करके ये बताना है कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों में है, 3 अंकों में है, 4 अंकों में है, 5 अंकों में है। तो यहां से अगर आप ध्यान दें एक पैटर्न यहां डेवलप होता है जो आपको सीखना है। यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो 2 अंकों की संख्या है वो कितनी याद दिख रही है आपको, इसमें अगर आप ध्यान से देखें 10 से अगर आप काउंट करेंगे कहां तक, यहां पर अगर आप 11 से भी काउंट करेंगे तो 89 हो गया, एक 90 हो जाएगा, तो 90 यहां से आ जाएगा। 90 आपके जो पूछा गया ना कितनी संख्याएं संभव हैं, तो 90 संख्याएं होंगी जो 2-2 अंकों की होंगी। ऐसे ही आपका 3 अंकों की संख्याएं कितनी संभव होंगी, 900 हो जाएंगी। ऐसे ही 4 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी, 9 और 4 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर एक पैटर्न बन रहा होगा। 4 अंकों की अगर संख्या पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस वाला समझ में आ गया होगा कि अगर 8 अंकों की संख्या है तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज आपका काफी बड़ा हो जाए, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, जो कि मतलब कल्पना से परे है, तो सीधी सी बात है मैथ्स में कुछ भी संभव हो सकता है, उसको हम थ्योरेटिकली उसको देख सकते हैं। तो इसी लॉजिक पर, इसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन का भी आप जवाब दे सकते थे। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, एक पैटर्न हम लोग डेवलप कर लिए, 9 × 10 की पावर 0, इसको हम लोग बोल सकते हैं 9 × 10 की पावर 1, इसको बोल सकते हैं 9 × 10 की पावर 2, ऐसे ही इसको बोलेंगे 9 × 10 की पावर 3। तो एक पैटर्न डेवलप हुआ। और वैसे भी आपकी रीजनिंग जब आप पैदा हुए थे तभी से आपकी रीजनिंग अच्छी है, तो इतना तो आप लॉजिक समझ गए होंगे। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर 1 अंक की संख्या है तो 10 की पावर देखिए 1 कम है। जब 2 अंकों की संख्या में पूछ रहा हूं, देखिए सभी में 9 है, 9 ही है, इंटू 10 की पावर 1 है। अगर 2 अंकों की संख्या है तो 1 है, 3 अंकों की संख्या है तो 10 की पावर 2 है, 4 अंकों की संख्या है तो 10 की पावर 3 है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, तो आप खुद समझ जाइएगा 9 इंटू, क्योंकि 0 तो लगा नहीं सकते कि इतने लास्ट में 0 आ जाएंगे तो भाई वो तो बहुत ही बाहर चला जाएगा, वो 0 लिखते लिखते सुबह हो जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 100 है तो 1 कम हो जाएगा। यही आपका आंसर था। क्लियर? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, 9 इंटू 8 है ना, तो 8 है तो मतलब 10 की पावर क्या होगा, 7 होगा। इसके लिए 9 लिखकर लास्ट में कितने 0 लग जाएंगे, 7 0। फिलहाल एक ही ऑप्शन है 9 और 7 0, ये है। क्या ये बताइए, तो मैंने समझाने में टाइम लगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस प्रैक्टिस में आपको बहुत सारे अस्त्र मिलने वाले हैं। उसमें क्या आपको मिलने वाला, वो अस्त्र किसी को मारने के लिए नहीं है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करना है, इसका फायदा आपको वहां पर मिलने वाला है। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं, मतलब बता भी रहा हूं आपको। वो क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला बहुत सारी हर प्रैक्टिस सेट में आपने देखा कि सर ने कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का काफी अच्छे से यूज किया।
ठीक है। उसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल का मैं यूज कर रहा हूं, मैजिक कैलकुलेशन ट्रिक में वैदिक मैथ्स का कैसे यूज किया जाता है, मैजिक ऑफ 7, 8, 4 इन सब का कैसे यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा, ठीक है। उसके अलावा अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक्स क्या है, कैसे हम ऑप्शन को बाई ऑप्शन के थ्रू कैसे मैं ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा हूं, यूनिट डिजिट से कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जा रहा है, लास्ट 2 डिजिट से कैसे किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा इन सारे अस्त्र शस्त्र में जैसे होता नहीं था, जब कोई भी राक्षस मरता नहीं था तो हम लोग एक उसके लिए एक महत्वपूर्ण अस्त्र रखते थे, ठीक है। तो उस अस्त्र का नाम हो सकता है क्या, क्योंकि ये सारी चीज हमने यूज किया। और लास्ट में एक ऐसा अस्त्र जहां पर पूरी मैथ्स में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने में यूज करते हैं, और उसका नाम क्या है, डिजिट सम या डिजिटल सम बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंकीय योग। इसको अगर आपने सीख लिया, और अच्छे से सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक बार सीख लिया तो हो गया, उसको यूज करना आना चाहिए। वो आप हमारे साथ प्रैक्टिस में जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये सब बताना आपके लिए जरूरी था। अब जैसे मैंने बोला कि बाई ऑप्शन को भी यूज करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए, क्वेश्चन को तुरंत आप कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आपको इतना टाइम देना था? आपको इस क्वेश्चन में टाइम नहीं देना था, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीछे करिए और इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नोट बनाते चलिएगा, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को। यहां पर अगर आप ध्यान दें, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। आपको पता है कि यहां पर 9 लिखने के बाद लास्ट में 0 लगा देना है, और यहां अगर ध्यान दें एक ही ऑप्शन है 9 के बाद 0, इनफैक्ट हमने 0 काउंट भी नहीं किया। बात समझ में आ रही? अगर 9 लिखकर 0 और 2 ऑप्शन होता तब मैं सोचता वहां पर। क्लियर है? तो अब बताइए, 1 सेकंड का क्वेश्चन था कि नहीं? तरीका मैंने बताया, लेकिन अप्रोच जो पूरा चीज डिपेंड होता है वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट में लूंगा क्योंकि एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा, और थोड़ा सा आप समझेंगे, और पूरी चीजें ऑप्शन पे भी डिपेंड करती हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन खूब टफ हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही टफ हो गया और ऑप्शन इतना आसान बना दिया कि आप तुरंत देखते ही ऑप्शन से लगा दिए। कभी कभी क्वेश्चन सरल रहता है लेकिन ऑप्शन में ऐसा हेरा फेरी हो जाता है, मतलब बदल दिया जाता है कि वहां पर आपको दिक्कत हो जाती है और गलत करके आप आ जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर है, या पूछ लिया गया कौन सा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने नाम लेना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की बात आई तो इसको टफ भी बनाया जा सकता था, आसान भी बनाया जा सकता था। अब मान लीजिए, समझिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं कि मैं जीएस पढ़ा रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सोचे इसके बारे में, ठीक है। मैंने पूछा, अगर मैं ऑप्शन दे देता कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ठीक है, तो उसमें मैंने पूरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का नाम ले लिया और काफी पुराने क्रिकेटरों का नाम ले लिया, ठीक है। मान लीजिए मैथ्यू एडन हो गया, रिकी पॉन्टिंग हो गए, उसके पहले आपका मान लीजिए मार्कवा, इस तरीके से मैंने नाम ले लिया, ठीक है। ये सारे ही आपके नाम हो गए, ठीक है। तो वहां पर आपको चॉइस करना, जैसे मान लीजिए उसमें फिर आप चॉइस करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। वैसे तो मैंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का नाम ले लिया, सारे ही हैं, लेकिन उसमें अगर मान लीजिए मैंने कहीं जिम्बाब्वे का नाम ले लिया होता, कुछ वो भी एकदम वैसे ही नाम रहते हैं, और भी बहुत सारे जो देशों का नाम ले लिया होता, अगर आप नहीं देखते तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अब मैं जब क्वेश्चन बोलूंगा निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है, मैंने नाम लिया सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और मैंने लिया अमिताभ बच्चन, तो इस तरीके से अगर मैंने नाम लिया और लास्ट में एक नाम मतलब आपको नहीं भी सुना होगा ना, तब भी आप टिक करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीजें के नाम तो चर्चित हस्तियां जो इंडियन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये चीज सभी जगह अप्लाई होता है कि ऑप्शन के थ्रू आप जाकर क्वेश्चन को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा टाइम लिया क्योंकि ये भी जरूरी था कि इसको भी आपको, ऑप्शन को भी आपको सम्मान देना है। सम्मान देने का मतलब इसको भी आपको देखना पड़ेगा जिससे आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएं। डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगर आप ध्यान दें 4th, यहां पर लिखा गया है 7, 8 स्टार है। स्टार जो है एक अंक की, कोई एक अंक होगा, वो सिंगल डिजिट में होगा। 3, 9, 4, 5 है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो इसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान समझिएगा। यहां पर आप क्या करिए, जब भी 11 डिविजिबिलिटी रूल आए 2-2 का पेयर बनाइए। जब 2-2 का पेयर बनाओगे तो 8 और स्टार भी 2 मतलब पेयर में आ जाएगा और ये 7 अकेला हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी अगर 7 अकेला हो जाए या कोई भी चीज छूट जाए, उस 7 को आप चाहें
तो चाहे तो आप यहां जोड़ सकते हैं, चाहे तो आप यहां जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर मैं इस 7 को यहां से हटाकर इस 39 में अगर मैं जोड़ दूंगा तो 39 और 7 कितना हो जाएगा, 39 और 7 आपका हो जाएगा 46। बात समझिएगा। अब इसकी कहानी खत्म। मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब आपको क्या करना है, 11 का पहाड़ा पढ़ना है। तो देखेंगे 11 चौक 44, तो यहां से रिमाइंडर कितना आया, +1। 46 में जब देंगे तो क्या आएगा, +2 आएगा। इसका मतलब यहां से आपका आ गया +3। अब ये आपका बच गया है 8 स्टार वाला, ठीक है, समझिएगा। वैसे देखा जाए अगर ये पूरा रिमाइंडर कुछ भी ना देता तो मैं तुरंत बता देता कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 8 आएगा, 11×8=88। लेकिन आप समझिएगा इस 3 को भी तो कंपनसेट करना है। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिखता हूं और बुक में भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ई बुक जो मैंने वहां पर लॉन्च किया है। यहां पर ये जो 3 है ये भी तो 3 एडअप होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए कि इसका जो भी आए वो 11 से कट जाए। तो आप बोलोगे सर 88 तो होता ही होता है, लेकिन ये 3 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 5। 5 और 3 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, 5 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हैं और विथ एक्यूरेसी के साथ हर बार आपका आंसर सही आएगा। जिस अप्रोच के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिस जो आपको करा रहा हूं, आपको मजा जरूर आ रहा होगा, ठीक है। बाकी आप पूरा अच्छे से और जानना चाहते हैं, देखिए प्रैक्टिस की बात अलग होती है, क्योंकि देखिए पूरा चीज जो कोर्स होता है लगभग 5 से 6 महीने का है, तो उसको अगर आप अच्छे से एक बार देख लेंगे तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा गया है किसी आयत की लंबाई, आयत का मतलब रेक्टेंगल की लंबाई है तथा परिमाप को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर का अनुपात दिया है। लंबाई दिया है और पेरीमीटर दिया है p, इसका जो अनुपात दिया है 5:16 दिया है। अब पूछा है उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है। अब आपसे पूछना चाह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, आपसे ये पूछ रहा है, ये क्या होगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें इस क्वेश्चन का जवाब आपका तुरंत आ गया होगा, क्या, 5:3। मैंने कुछ नहीं किया, समझ में आ रहा है, मैंने देखा बस तुरंत आंसर बता दिया। अब कैसे समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि आयत जो होता है, आयत में थोड़ा समझ लीजिएगा, आयत में क्या है कॉन्सेप्ट, ये लंबाई जो भी होगी लेंथ होगी, ये भी वही लेंथ होगी, ये जो ब्रेथ है ये भी वही ब्रेथ होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब आप खुद बताइए पेरीमीटर का मतलब क्या है। परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। इन सबको जब जोड़ लेते हैं तो आयत के परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में l+b, और एक्चुअल में फार्मूला कुछ होता नहीं, वो तो आपका जनरेट किया जाता है, वो आप देखते हैं फिर याद करते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो l 2 बार आएगा, b 2 बार आएगा, तो यही तो आएगा 2 ब्रैकेट में l+b। अब समझिएगा ध्यान से, आपको पता है कि ये लंबाई जो 5 है, ये 5 नहीं है, 5 का पहाड़ा है, मतलब 5 का मल्टीपल है, क्योंकि रेशियो भी चल रहा है। जनरली आप 5x 16x मानकर आप इसको पूरा इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे, और वो मैंने बताया भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। यहां पर जो मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, इसको देखिएगा। लंबाई जो होगी वो 2 बार होगी ना, 5 अगर यहां है तो 5 यहां है, तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब जो चौड़ाई होगा ये 10 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 10 एग्जैक्ट नहीं है, 10 का मल्टीपल है, ठीक है, 10 यूनिट है। अब यहां पर बचा क्या, 10 ये हो गया। तो टोटल परिमाप, ये टोटल आपकी लंबाई है, पूरा मिलाकर जोड़ने पर 16 आ रहा है, वही जिसे हम परिमाप बोल रहे हैं। तो 10 ये हो गया, तो 10 अगर ये निकाल लिया तो बचा क्या, 6। अगर ये 6 बचा है ये दोनों की लंबाई, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा। तो इसका हमें सिर्फ 3 से मतलब था, तो हमारा डायरेक्ट एक बार में आंसर क्या आ गया, 5:3। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और बाकी आप डिटेल में जाते हैं तो 5x करके फार्मूला लगाकर वहां से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर एग्जाम में बैठे हैं, अगर आप अच्छे से आप चाहते हैं कि हमारी रैंक आए, मैथ्स में बहुत ही अच्छा नंबर आए, पूरे नंबर आए, तो आपको अपना अप्रोच बदलना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देख लीजिएगा। ये भी आपका एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और आप क्या करते हैं, पूरा डिटेल में इसको पूरा लगाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बस 1 से 2 सेकंड के क्वेश्चन है, आप ध्यान समझिएगा, एक बार आप देख लीजिए, और चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसको लगाते भी रहें, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान समझिएगा। यहां पर जब भी अगर इक्विवेलेंट, मतलब ये पूरा अगर आपको निकालना है A/B/C/D, ठीक
ठीक है, आपको तुरंत ऑप्शन पर अटैक करना है। कहां पर? ऑप्शन पर अटैक करना है। मतलब ए बी का जो रेशियो है 3:4 है, तो इसका हमारा जो ऑप्शन होगा उसमें भी जो ए बी होगा वो भी कहीं ना कहीं 3 और 4 का रेशियो बना रहा होगा। तो चलिए यहां पर चेक करते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, सिर्फ पहले देखिए ये पूरा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है? डी है। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पर अगर मैं इसको देखिए, इसको और इसको मैं अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। हाँ, मुझे 3 और 4 का रेशियो ही चाहिए, तो यहां पर बन रहा है। ये देखिए 3 त्रिक 9, 3 पच्चे 15, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या आ गया? ये आ गया। चलिए अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन में 3:4 आ रहा होता, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास आगे भी तो है 8 और 10 है। सी डी भी देखिए क्या है? 15 और 17 का रेशियो बना रहा है। तो चलिए सी और डी 15-17 कहां बना रहा है? एक ही ऑप्शन में था 15-17। इनफैक्ट आप डायरेक्ट इस पे भी अटैक कर सकते थे, 15 और 17 एक ही ऑप्शन में है, इसका हमारा आंसर क्या जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं इसका बेसिक क्या है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे एग्जाम में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे एग्जाम वाला अप्रोच। एग्जाम वाला अप्रोच जो आपको हमारे ई बुक में भी वो दिख रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका मेथड देख लेते हैं। वह भी, ये भी देखिए ट्रिक है, ये भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, बी सी की वैल्यू क्या है? ऐसे लिखते चलिएगा 8 10। सी डी की वैल्यू क्या है? 15 और 17। अब एक तरीका ये भी है कि आप क्या करिए, यहां पर जो भी यहां पर स्पेस छूटा है, जो भी बी लास्ट में अगर ये 4 में फिनिश हो रहा है तो यहां भी आप 4 लिख दो, यहां भी 4 लिख दो। यहां जो भी स्पेस है, यहां 10 है तो ये 10 यहां लिख दिया। इधर आप देख रहे होंगे यहां पर छूटा हुआ है, तो ये जो 15 है, ये 15 यहां लिख दिया और ये 15 यहां लिख दिया। यहां पर छूटा है, ये 8 यहां लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से इसको सॉल्व कर लेना है। ये सारे ही रेशियोज बना रहे होंगे, तो इसका मतलब आपको क्या करना है? देखिए 4 4 4 और 4 दूनी 8। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर 4 4 आपने यहां से काटा और यहां नीचे से काटा। भाई मैं कहीं से भी काट सकता हूं, बस इस पूरे पोर्शन में आपका दिखना चाहिए, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो कटेगा ही कटेगा। तो पता चला मल्टीप्लाई किया फिर काटा तो टाइम ज्यादा चला गया, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहीं से कट, देखने पे ही कट रहा है तो पहले ही काट लेंगे तो छोटा बन जाएगा। ठीक है, और देखिए कुछ कट रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, अगर अब आप ध्यान दें तो 2 से भी ये कट जाएगा, 2 से ये कट गया, 2 चौक 8 ये हो गया, ये भी 2 से गया, ये भी 2 गया। तो अब बताइए क्या बचा? यहां से अगर आप ध्यान दें तो यहां से आया 9 12, 4 3 12 और यहां से कितना जाएगा? 15 और यहां से कितना जाएगा? 17। लेकिन आपने देखा कि टाइम कितना लगा? टाइम लगा कि नहीं लगा? तो ये नहीं करना है आपको, बस मल्टीपल, ये भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल ही है, रेशियोज वाला। ठीक है, तो कितना बड़ा अस्त्र है आपके लिए, और कैसे हम एग्जाम में यूज करके क्वेश्चन को तुरंत, उसका कहानी को तुरंत खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा, और इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा मैथ्स में। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये सारी चीजें देख रहे हैं और भी चीजें अगर जानना चाह रहे हैं तो आप नीचे जो पट्टी चल रही है उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने स्क्रॉल कर रहा होगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं 2 तरीके से आपको समझाता हूं। ठीक है, फिर से देखिए वही हथियार का यूज करना है जो मैंने आपको हमेशा बताया, और कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने से यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको आप देखिए और सीखिए। लिखा है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पहले यह अनुपात 3:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु का रेशियो है, और जो पिता है, पिता क्या है? पिता का जो रेशियो दिया गया है ये 17 है, और 7 किसका है? पुत्र का। तो पिता का 17 नहीं है, पिता का जो आयु है, वर्तमान आयु, वो 17 का मल्टीपल है, 17 का गुणज है, 17 का अपवर्त है, 17 का पहाड़ा है। तो चलिए 17 का पहाड़ा क्या ऑप्शन में 17 का पहाड़ा दिख रहा है क्या? इसीलिए बोला है 1 से लेकर 20 तक का टेबल याद कर लीजिए। 17 का अगर टेबल देखते हैं 64 नहीं आता है, 48 नहीं आता है, 57 भी नहीं आता है, 51 एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। अब सोचना नहीं है, अब चेक नहीं करना है। नहीं पता चला कि आप लगता है कि यार हाँ ये सब तो था, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं है चेक करने का। 100% एक्यूरेसी के साथ ये आपका 100% सही है, दोबारा इसके बारे में सोचना नहीं है, अगले क्वेश्चन में आप बढ़ जाइए एग्जाम में। ठीक है,
लेकिन अब इसका कॉन्सेप्ट भी तो समझना पड़ेगा, ठीक है। ये भी ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, आयु संबंधी प्रश्न में इस टाइप के प्रश्न आपने कई बार देखे होंगे, तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां तो डायरेक्ट दिख रहा है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिखता तो उसको हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं, थोड़ा सा 2-3 स्टेप लगाकर, ठीक है। आगे आएगा तो बताऊंगा। आप इसको समझिएगा, जो प्रेजेंट एज है, जो प्रेजेंट है, बाकी तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है ये बुक में, और आप उम्मीद करता हूं वो सोल्यूशन देखकर भी आपको काफी चीजें हेल्प मिल रही होंगी। अगर डाउट आता, वैसे तो पूरा वीडियोस देखिए, क्योंकि वीडियोस में भी काफी नई नई चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पिता और पुत्र, ये वर्तमान आयु है 17 और 7, समझिएगा ध्यान से। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ये फिर आपका गलती कभी नहीं होगा। एज जो संबंधी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, आयु संबंधी प्रश्न, ये 3 और 1 क्या है, 6 साल पहले का है, 6 साल पहले का रेशियो है। अब इसको कैसे रेशियो मेथड, अब देखिए मैं एक्स और मान के नहीं लगाने वाला हूं, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। क्या, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिएगा ये प्रेजेंट है, ये 6 साल पहले का रेशियो है। आपको क्या करना होगा, इनके बीच का गैप देखना है, इनके बीच का अंतर इनके बीच का अंतर कितना है, 10 का है, इनके बीच का अंतर 10 का है, इनके बीच का अंतर कितना है, का है 2 का है, ठीक है। ये 10 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। जब भी अगर रेशियो फिर आप लगाते हैं तो सबसे पहले इनका बीच का गैप देखिए, ये 10 है, ये 2 है, तो आपका काम क्या होगा, इसको बराबर करना है। अगर ये 10 है तो इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, और इसको, इस 2 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे, यहां पर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये 10 बन पाएगा, और यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया, थोड़ा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, अगर यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेशियो आपका 3:1 ही है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा दूसरा रूप दे दिया है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न। तो समतुल्य भिन्न 3:1, इसको मैं 15 और 5 भी लिख सकता हूं। अब अगर आप गैप देखेंगे तो यहां पर देखिए 10 का गैप यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, बस यही करना है, यही करना है। अब आपको क्या देखना है, यहां 17 और 15 और ये यहां पर जो अंतर होगा, ये अब आपको अंतर समान दिख रहा होगा। इसमें भी देखिए 2 यूनिट का गैप है, इसमें भी 2 यूनिट का गैप है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो 2 यूनिट है, ये जो 2 यूनिट है, यही आपका 6 साल के बराबर है, यही 6 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। हमें निकालना क्या है, आपसे चाहे 17 वर्तमान एज, चाहे पिता का पूछे, चाहे पुत्र का पूछे, चाहे 6 साल पहले के पिता की एज पूछे, चाहे 6 साल पहले पुत्र की एज पूछे, हम क्या कर सकते हैं, हर चीज बता सकते हैं। हमारा निकल चुका है। इसका अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो 51 वर्ष, सॉरी 17 × 51, हाँ 17 × 51 वर्ष पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी। 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 × 21 पुत्र की आयु आ जाएगी, प्रेजेंट वाला जो आपका होगा। 6 साल पहले की भी निकालना चाहेंगे तो आप क्या करिए, 15 45, भाई 45 ऐसे समझ लीजिए, 51 - 6 करेंगे तभी तो 45 आएगा, और दिख भी रहा है आपको। और यहां पर भी क्या जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। वैसे ये बताइए 1 सेकंड का क्वेश्चन था कि नहीं, तो इस तरीके से आपको जल्दी करना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप जल्दी कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्त यारों को भी बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस का फायदा हर एग्जाम में लगभग मिलने वाला है। तो मैथ्स से रिलेटेड कोई भी समस्या है, इन सारे क्वेश्चंस को आप देखिए, कलेक्ट करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि 15 प्रैक्टिस सेट, उसके अलावा भी बहुत कुछ आपको आगे मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ठीक है। बाकी फिर आप खुद ही बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस रहे हैं। यहां देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर √3 है। तो आपसे पूछा है 10⁴ थीटा माइनस sec⁴ थीटा। यहां पर एक आपका आइडेंटिटी यूज हो जाता है सर्वसम का, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका बराबर 1 होता है। क्या होता है, बराबर 1 होता है। ऐसी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर वैसा भी फॉर्मेट बनता है तो भी हम वो उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहां पर अगर आप ध्यान दें, ये आपका बन रहा है क्या, वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, एक बार बस आपको देखना है, फिर आगे क्वेश्चन आएगा तो आप इसको जल्दी निपटा देंगे। sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान दें तो ये बन गया क्या, ये आपका बन गया कहीं ना कहीं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो मैं यहाँ फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, ठीक है। और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका इंटू एक ब्रैकेट में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऑप्शन भी खतरनाक दिया है, थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब माइनस जब मैं कॉमन लूंगा, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका फिलहाल इसकी वैल्यू तो चाहे प्लस में चाहे आप आगे पीछे कुछ भी लिखो, तो इसकी वैल्यू तो √3 आ गई। और जब माइनस आपने कॉमन लिया था तो ये बन गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो माइनस √3 इंटू 1 क्या जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस √3। तो इस क्वेश्चन का जवाब √3 नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्या है, माइनस √3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपात से है, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, लाल बटे कक्का आपको अच्छे से पता है, ये क्या होता है, tan थीटा जो होता है लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब ये आपका लंब बता रहा होगा और ये क्या बता रहा होगा, आधार बता रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो क्या लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। और याद करने की टेक्निक आप चाहे ऐसा बना लीजिए कि आपको हमेशा के लिए तैयार रहे, तो इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो ये याद कर सकते हैं, या इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अब यहां पर एक आपने सुना होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट, 8 और 15 क्या बता रहा है, ये आपका लंब बटे आधार है, इसका मतलब ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, तुरंत आप देखते ही बता दोगे कि 8, 15 और 17 होता है, ठीक है। 8, 15 और 17 होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप क्या करिए, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, उसको सॉल्व करिए तो वहां से भी 17 आएगा। लेकिन ये ट्रिपलेट के बारे में भी आपको जानना होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रहा है, तो फिलहाल आप डिटेल में करिएगा। वहां पर अगर आपको ट्रिपलेट आता है तो देखते ही आप यहां से बता सकते हैं, ठीक है। तो अब ये अगर आपका आ गया तो यहां से अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ये हम लोग को देखना है। तो यहां पर आप देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है 17। और ये अगर अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बस यही साइन चेंज कर देना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 माइनस 8, 17 माइनस अगर 8 देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहां देखेंगे 17 प्लस 8, 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 25, 25 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9/, और जो बटे 17 होगा ये ऊपर नीचे कट जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा 9/25। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर, एक बार आप देख लीजिए, इसको आप ट्राई करिए। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इतने आसान होंगे जो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन 2.2/3% बढ़ा दिया जाता है तो उसे 72 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितने रुपए है, तो उसका मासिक वेतन कितने रुपए है, इसको आपको देखना है। सीधी सी बात है, इतना बढ़ा रहा है और ये बढ़ाने वाली वैल्यू यही 72 अधिक हो रही है, तो सीधे सीधे ये बराबर दिया है, सीधे सीधे ये परसेंटेज की वैल्यू रुपीज में बराबर दे दी गई है। 2/3% बराबर क्या दे दिया है, 72 रुपए। अब वही सीधी बात है, तो मासिक वेतन अगर आपसे पूछ रहा है तो यहां पर आपको क्या करना है, 100% निकाल देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर अगर ध्यान दें तो 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना जाएगा 8, 8/3%, और 3 का अगर मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21। तो 8% बराबर अगर ये है तो 8 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, तो 8 में चाहे तो आप देखिए 8 से इसको चाहे तो काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 सते 56, 1% बराबर आपका आ गया 27। तो 100% आपका टोटल आ जाएगा, मासिक वेतन कितना आ जाएगा 2700 रुपए।
2700 रुपए। आंसर कहाँ है? सी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी ऐसे कम दे देगा तो कम पे आप इक्वल कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, बड़ा आसान तरीका। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीड तो हमें सीखना ही सीखना है, बढ़ाना सीखना ही सीखना है, लेकिन आपको अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। तो जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से आप सुनते चलिए। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तुरंत आप उसको ऐसे ही देख के ही निपटा देंगे। तो यहां पर जब भी देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 और 5 है दो संख्याओं का अनुपात, जब पहली संख्या का 20% बढ़ाई जाती है तो दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है, तो अब नया अनुपात क्या होगा? अब 20% अगर आप बढ़ा रहे हो तो ये दो तरीका, या तो 4 का आप 20% बढ़ा दो, ठीक है, 4 का 20% बढ़ा दो तो थोड़ा दशमलव में जाने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए आप क्या करिए, क्योंकि रेशियो है, आप इसी को 40 बना लीजिए। पहली संख्या को आप 40 बना लो, एक जीरो ऐड अप कर लिया, इसको अगर 40 बनाए 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा क्या बन गया? 50। अब 20% बढ़ाना और घटाना आसान हो गया, क्योंकि पहली संख्या को 20% बढ़ाया जा रहा है। तो अगर मैं इसमें प्लस 20% अगर जोड़ दूं, 40 का 20% कितना आएगा? 10% 4, 10% 4 हो जाएगा, 20% 8 हो जाएगा, तो 40 और 8 कितना हो जाएगा? 48। इसमें क्या किया जा रहा है? 20% घटा दिया जा रहा है। तो 20% जब घटाएंगे तो 10% 5 और 20% 10 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा? 40 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, इसको अगर आप काटेंगे तो 8 छंग 48, 8 पंच 40, तो 6:5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा था नया अनुपात क्या होगा। आप चाहें तो 400 500 भी कर सकते हैं, आप चाहें 4 5 से भी लगा सकते हैं, आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा। हाँ, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन क्या तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, समझिएगा ध्यान से। यहां पर लिखा है यदि किसी भिन्न का अंश, अंश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 5% घटा दिया जाए तो जो आपका भिन्न प्राप्त होता है वो क्या हो जाता है? 5/2। तो वास्तविक भिन्न क्या होगी? अच्छा यहां देखिएगा ध्यान से, अंश और हर को बढ़ाने की बात कर रहा है। आप खुद सोचिए, मान लेते हैं जो हमारे पास जो मूल भिन्न है x/y है, यही तो होता है ना, जिसे हम अंश और हर के फॉर्म में लिख सके, वही भिन्न है। अब बोलना है अंश को 20% बढ़ाया जा रहा है, अंश को 20% बढ़ाया जा रहा है, तो आप खुद बताइएगा कोई भी चीज अगर है वो अपने आप में 100% है। छोटा सा एग्जांपल समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपकी जो भी लंबाई है, आपकी जो भी लंबाई है, और थोड़ा बुरा ना मानिएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। आपको अलादीन का चिराग मिल गया, ठीक है, अलादीन का चिराग मिल गया, और आपने बोला कि यार भाई जिन भाई हमें बड़ा कर दीजिए, ठीक है, बता दीजिए भाई मुझे लगभग जितना भी मेरी हाइट है उसका मैं दुगना होना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरी हाइट काफी छोटी है, ठीक है। तो उसने क्या किया भाई, आपको बड़ा कर दिया। इसका मतलब आपकी हाइट पहले से 100% थी, अगर उतनी हाइट फिर बढ़ गई तो आप बोलोगे सर अब मेरी हाइट 200% मतलब हो चुकी है। अगर मान लीजिए आपकी हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी है, आपने बोला कि मुझे छोटा कर दो भाई, तो वो छोटा कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर इसका मतलब ये आपका 20% अंश अगर बढ़ रहा है तो ऑलरेडी पहले ही 100% था, 20% अगर मैं फिर बढ़ा दिया तो हमारा कितना हो गया? 120%। और परसेंट लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि रेशियो में है ना, तो वो कट जाएगा परसेंटेज, ठीक है, 120 हो गया। ऐसे ही जो आपका हर है वो 5% घट जा रहा है, घटा दिया जा रहा है, मतलब पहले 100 था, अब थोड़ा सा आपको कम कर दिया जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा काट दूं तो छोटे हो गए, लेकिन ध्यान रखना है काटना नहीं है, ठीक है। तो 5% अगर घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 100 से कितना हो गया? 95 हो गया। और यही आपका दिया गया है क्या भाई, घटाने के बाद क्या भिन्न आ रहा है? ये 5/2 है, और हमें यही x और y की वैल्यू बतानी है। बस आसान है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से अगर इसको काट दें तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है। और कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो x/y की वैल्यू बतानी है, जो कि आपका मूल भिन्न है, आपका वास्तविक भिन्न ही पूछ रहा है, ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 95 उधर चला जाएगा, और 2 ऑलरेडी इधर है, और 24 का अगर मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना जाएगा? 95/48। आसान तरीका था, समझ में भी आ गया होगा क्यों आखिर 120 95 हो गया, ठीक है। अलादीन का चिराग से याद रखिएगा, 95/48, ठीक है। उल्टा भी है एक, ध्यान रखिएगा, इस पे तो आपको खेल खेल हो जाता है एग्जामिनर, तो इसीलिए फोकस रहिएगा, नहीं लास्ट मोमेंट पे भी गलतियां हो जाती हैं बाकी स्टूडेंट से, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ये जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पर अगर आप ध्यान दें
x माइनस 1/x बराबर 7 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आपको मान बताना है। एक बार अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें, ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, यहां पर आपको इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से इसका आंसर अगर कर रहे होंगे तो तुरंत देखते ही आप सी लगा देंगे, तुरंत देखते ही सी लगा देंगे। याद नहीं था, हमने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया है, अपने कॉन्सेप्ट को, और उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र हो सकता है आपके लिए, जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बता देता हूं, थोड़ा सा मैं 3-4 मिनट ले लेता हूं टाइम, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहां पर x माइनस 1/x से आपको लगाना होगा क्या, इसका फार्मूला। देखिए फार्मूला तो सभी लगाते हैं, लेकिन एग्जाम में इससे भी जल्दी हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अभी मैंने आपके सामने दिखाया क्या, आपको बस आंसर टिक करना। आप बोलेंगे सर आपको तो याद होगा, ऐसा नहीं है, मैं यहीं से देखकर ही आंसर बताया। ठीक है, ऐसे आप भी, मुझे पूरा विश्वास है आपका ये जो 2-3 मिनट आगे जाने वाला है, उसके बाद आप खुद बताएंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन को हम देखते ही निपटा देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब आप बताइएगा, क्योंकि मुझे यहां से यहां अगर जाना है तो पहले आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी फिर उसको एक बार फिर फार्मूला अप्लाई करके यहां तक पहुंचना होगा। मतलब आपको ये 2 स्टेप करना पड़ेगा। लेकिन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यहां पर चाहे पावर 8 हो जाए, पावर 16 हो जाए, चाहे पावर 32 हो जाए, चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यूज क्यों ना दी हो, हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सेकेंडों में निपटा सकते हैं। ठीक है, यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी तो आराम से निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर 49, और ये -2 इधर आएगा तो क्या जाएगा, +2, तो क्या जाएगा 51। ये 51 किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ गई तो मैं अब ये वाला फार्मूला लगा दूंगा। अब क्या जाएगा, क्योंकि मुझे ये निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और क्या आएगा, ये प्लस है तो क्या आएगा, +2 आएगा, क्योंकि 2ab में ab कट जाएगा। ठीक है, तो +2 आएगा। अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू क्या रखूंगा, 51 का स्क्वायर क्या होता है, 2601। इसका ट्रिक मैंने अभी प्रीवियस जो आपके लेक्चर्स हुए थे प्रैक्टिस सेट में, वहां पर मैंने आपको बताया था इसका ट्रिक अगर याद है तुरंत आप बता दोगे। क्या मैंने बताया था, 51 अगर यूनिट डिजिट सेम है, और यहां पर जो दहाई वाला जो अंक है अगर इनका सम 10 बना रहा हो तो क्या करना है, 1 1 कम 1, 2 डिजिट में 5 5 25 1 26। इस तरीके से आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन सारे ट्रिक्स कहां से लिए गए हैं, वैदिक मैथ्स से लिए गए हैं। और मैंने अपने कोर्स में इस बात का जिक्र भी किया है कि वैदिक मैथ्स का भी हम लोग यूज करके अपने कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2601, और इसकी वैल्यू देखिए 2601 -2, 2601 -2 जब करेंगे तो कितना जाएगा, और कितना टाइम लगा ये भी देख लीजिएगा भाई, टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कुछ लोग बोलते हैं सर हाँ मैं ट्रिक आता है, ये -2 + 2 करते रहते हैं, हो जाता है। ठीक है भाई, अभी तो हो गया। अगर यही वैल्यू सोचिए, यहीं पर अगर मैं दे देता 537, अब करिए बताइए फिर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 2599, तब तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तब तो आपका 1 मिनट 1.5 मिनट जा सकता है। लेकिन अगर आपने पूर्ण वर्ग स्क्वायर नंबर सीखा है तो वहां से आप जल्दी कर सकते हैं। इसीलिए अभी मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्योंकि मैं इसी का यूज करने वाला हूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। ठीक है, क्या कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप सीखिएगा, यहां पर छोटा सा मैं कर रहा हूं, 1 मिनट देखिए। यहां पर जब आप इसको निकाल रहे हैं, माइनस से आपका प्लस में आया, प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर आप यहां प्लस में जा रहे हैं, तो यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है, पीएसएन, जिसे हम लोग पीएसएन बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, किसी भी संख्या का होल स्क्वायर जो प्राप्त होता है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे एग्जांपल 6 का स्क्वायर 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल लेने पर वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगा। क्लियर है, अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब आप बोलेंगे सर यहां पर कैसे यूज करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा फोकस करिएगा। इसको अगर आप ध्यान दें, ये अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपसे पूछा गया है ये वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है, और आपको पता है अगर ये वाली वैल्यू पूछी गई है तो हमारा फॉर्मेट क्या बनता है, हमारा फॉर्मेट ये बनता है
ये +2 जब उधर जाएगा तो क्या बनता है -2, ये बना। अब आपसे अगर मैं पूछूं क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये -2 जो है ये बीच में रोड़ा डाल दे रहा है, मतलब फंसा दे रहा है ये, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर ये बोलूं, अगर ये -2 को मैं यहां से गायब कर दूं, मिस्टर इंडिया बना दूं, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये परफेक्ट, ये आपका क्या जो भी आपका आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि ये चीज जो दिया है ये फॉर्मेट तो देखिए -2 तो है ही है। इसका मतलब इसी बेसिस पे ही तो आपके ऑप्शन यहां सेट किए हुए हैं एग्जामिनर ने। तो अगर ये -2 मुझे हटाना होगा तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन पाएगा। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं इस -2 को हटाना चाहता हूं तो मुझे +2 करना होगा। अब आप खुद बोलोगे सर ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, मतलब कुछ भी कर दे रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, आप मुझे भी पता है अगर मैं यहाँ +2 करूंगा तो आपका जो ऑप्शन होगा वहां पर भी तो +2 करना होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ +2 करूंगा तो ये आपका गायब हो जाएगा और बन जाएगा क्या, किसी भी संख्या का होल स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में जो इसके सोल्यूशन में +2 किया हटाने के लिए, तो हमें ऑप्शन में भी क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। अब मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। अब जैसे ही मैंने +2 किया तो अब आप देखिए क्या होने वाला है। अब यहां पर इसके लास्ट 2 डिजिट पे बात करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहां पर आ रहा होगा 03 देखिए 1 और 2 क्या आएगा 3, यहां पर आएगा 05, यहां पर क्या आएगा 05, यहां पर क्या आएगा 99 और 2 01 आ रहा होगा। लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूं 03, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर 90 और 2 92 आ रहा है। बस यही से आंसर था, एक ही ऑप्शन था। अब बोलेंगे कैसे सर आंसर लगा दिए, क्योंकि अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 3 अप्रोच होते हैं, मतलब 3 तरीके से हम समझते हैं। और यहां पर पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था, जल्दी से देख लेते हैं 2 3 7 8। अगर यूनिट डिजिट पर कभी भी 2 3 7 8 आ रहा होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको वहां लिखा भी है कि इसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चन आपको अलग से कराए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अलग से क्वेश्चन, बात समझिएगा। यहां जो कॉन्सेप्ट आपको सारी चीज बताई जा रही है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे आपके। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए टाइम आपको, इसीलिए वीडियोज में आपको प्रैक्टिस में ये टाइम ज्यादा 1.5 घंटे का वीडियो ये बन रहा है, इससे ज्यादा का बन रहा है। नहीं तो अगर मुझे लगाना होता तो भाई मैं 45 मिनट से 30 सेकंड में पूरा करवा देता, लेकिन उसमें आपको कुछ समझ में ना आता, ठीक है। तो वो उसका मतलब वही है, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन अगर मिलाएंगे तो उससे ज्यादा ही चला जाएगा। और आप खुद ही देखिएगा, एग्जाम में बैठेंगे तो आपको खुद ही लगेगा हाँ सर बहुत फायदा हुआ, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पहला चीज समझ में आया। तो इससे क्या हमने ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट किया। पहले ऑप्शन देखिए 3 आ रहा है यूनिट डिजिट, ये वाला गया काम से। यूनिट डिजिट पर 5, ये तो चलिए ठीक है। 2 यूनिट डिजिट पर आता है क्या, नहीं आता है। अब देखिए यहां पर 5 आ रहा है तो 5 आता है यूनिट डिजिट पर, आता है ना। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। मैं दूसरा बताया था आपको, इसके पहले भी प्रैक्टिस में बताया था, 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में जो लास्ट 2 डिजिट आता है वही किसी भी संख्या का जो कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका भी लास्ट 2 डिजिट वही होगा। तो देखिए यहाँ 05 का कभी लास्ट 2 डिजिट पे दिखा है आपको, नहीं दिखा है। इसका मतलब ये भी गया काम से, एक ही ऑप्शन है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब ये जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड समझ सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट किया जाता है, उससे हम आंसर तक तुरंत पहुंच जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज आपकी होती है डिजिट सम, ठीक है। तो जो डिजिट सम होगा वो आगे जब आएगा तो मैं वहां पर फिर बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बोला था, क्योंकि वीडियोस फिर लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आप ये चीज आप फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। एक अप्रोच और है, अभी मैंने वो छोड़ रखा है, क्योंकि अभी 2 पर आप ट्राई करिए, फिर जैसे जैसे आप पूरा वीडियो देखेंगे आप देखिएगा वो भी मैं कवर कर दूंगा, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर नंबर से गलत नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या, इसका आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन। टाइम देखिए मैंने काफी लिया है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी बराबर 7 है और ए बी बराबर 12 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा, जल्दी से बताना है आपको, ठीक है। बताइए भाई जल्दी से, ये आपका आंसर है। फिर मैं बोल रहा हूं आंसर मैंने याद नहीं किया है। अब वही चीज है ना कि आप लोग सोचते हैं कि भाई चलो, अब काफी लोग होंगे जो पूरा फार्मूला लगाएंगे, मैंने फार्मूला लगाया ही नहीं। अब
समझिएगा ध्यान से, अर्थमेटिक में जो आपका रेशियो था वहां पर भी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल यूज करते हैं, लेकिन अलजेब्रा में भी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ये उसी का एग्जांपल और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अब आप ध्यान समझिएगा कैसे मैंने यूज किया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए फार्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए था, क्योंकि तभी आप कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल यूज कर पाओगे। मैंने क्या बोला था, कभी कभी डायरेक्ट हम लोग यूज कर पाते हैं, कभी कभी एक दो स्टेप आगे आने के बाद या जानने के बाद हम लोग तुरंत सोचकर भी लगा सकते हैं। ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है, ठीक है। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7। इसका मतलब यहां पर मुझे इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 7 गुणे कुछ भी हो, कुछ भी होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो, फ्रैक्शन में आ नहीं सकता। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे आप समझ लिए, क्योंकि आप अगर इसको निकालोगे तो फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर फ्रैक्शन में जाएगा, मान लीजिए फ्रैक्शन में नीचे 7 आ गया, तो सीधी बात है अगर 7 7 काट दिया तो हमारा 7 का मल्टीपल नहीं बना पाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, 7 इंटू देखते हैं और तुरंत लगाने भी लगते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल भी एक अस्त्र की तरीके, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र का ही काम कर रहा है। एक या तो ब्रह्मास्त्र नाम ना दीजिए, इसको आप अग्नियास्त्र दे दीजिए, ठीक है। तो वहां पर अगर इसको आप यूज करेंगे, मतलब एक ऐसा अस्त्र जो आपके क्वेश्चन को बड़ा आसान बना देता है, ठीक है। तो 7 ये है, अगर यहां पर ये 7 है तो 7 इंटू अगर समथिंग है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि नीचे तो कहीं नहीं 7 आ रहा है, तब आप कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल अच्छे से जान पाएंगे, तब आप अच्छे से इस अस्त्र का यूज करना सीख पाएंगे। तो फिलहाल तो अभी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे आप समझ जाएंगे मेरी बातें, और फिर एग्जाम में आपको मजा आने वाला है, ठीक है। बाकी और डिटेल में अगर आपको जानना है, क्योंकि ये देखिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में वैसे तो पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मुझे और अच्छे से पूरा डिटेल में जानना है, तो आप दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 91, यहां पर ध्यान दीजिएगा ये कैसे 91 आया था, तो मैंने 7 का मल्टीपल देखा तो सारी ऑप्शन 7 से नहीं कट रहे थे। कौन से, ये नहीं कट रहा था, ये नहीं कट रहा था, ये नहीं कट रहा था, ये कट रहा था 7 से, तो इसीलिए मैंने लगाकर आगे बढ़ गया। और यही आपका एग्जाम वाला अप्रोच भी है, ठीक है। और मैंने ई बुक में बकायदा इसको एक्सप्लेन भी किया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको आप देख लेते हैं। तो ये 7 आ गया, अब मैं इसको डिटेल में आपको बता दे रहा हूं। अब इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां ध्यान समझिएगा, अब ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये 7 का होल स्क्वायर जब होगा ये 49 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे, 49 माइनस 24, 49 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 25। बस इसकी वैल्यू उठाकर यहां रख दीजिए, 25 ही आ जाएगी, किसकी, इसकी वैल्यू। तो यहां मैंने रखा ब्रैकेट में 25 माइनस ए बी की वैल्यू कितनी थी, 12 थी, तो 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 कितना जाएगा, 7 गुणे 13, और 13 सत्ते 91। टाइम लगा कि नहीं लगा, देखिए यही तरीका है लगाने का। लेकिन वहां पर अगर आप सोचना स्टार्ट कर दिए, अभी तक अगर आपने नहीं सोचा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सोचना अब स्टार्ट कर रहे होंगे। और मैंने ये प्रॉमिस भी लिया आपसे कि आपको कभी पछताने का मौका नहीं दिया जाएगा। पता चला होता नहीं कि कई जगह आप कोर्स ले लेते हैं, पेड कोर्स और ले लेते हैं, और वहां पर आप उस हिसाब से सीख नहीं पाते हैं। यहां पर इस बात की आपको गारंटी दी जा रही है कि आपको इस प्रैक्टिस, जो भी आपने ये कोर्स लिया है नॉमिनल चार्ज पर, जो भी है आपको यहां पर मजा आ रहा होगा, यहां पर आपका एक सोच डेवलप होगा, ठीक है, जिससे आपको फायदा मिलेगा। जिस तरीके से अगर आपको यहां पर ये फायदा मिल रहा है, वैसे ही ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपको जो नीचे आपके जो पेड कोर्सेज हैं वहां पर भी आपको काफी फायदा मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए, और मिलेगा भी, जो लोग अभी सोच रहे हैं तो वो भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर कितना आ गया, 91 आ गया। तो आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 15 पर, एक बार आप देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन क्या आ गया, ये त्रिभुज से क्वेश्चन आ गया। यहां पर भी मैंने क्या बोला, 2000 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसका मतलब इसमें भी हम 2 क्वेश्चन यहां पर बात करेंगे, एक दिया है, ठीक है। बताइए इसको जल्दी से, आप अपना पॉज करिए और बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए, कमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ही आप निकालिए और तुरंत इसका बता दीजिए क्या आ रहा है। चलिए मैं बताता हूं, यहां समझिएगा, एबीसी में यदि एंगल ए बराबर 55 डिग्री है और एंगल सी बराबर क्या है, 80 डिग्री है, तो मैं यहां पर अब क्या बना रहा हूं, यहां पर इस तरीके से आप बना लो, ए बी और सी। एंगल ए कितना है, 55,
एंगल सी कितना है, ये 80 डिग्री, 80 डिग्री। और आपको पता है एंगल बी तो हम तुरंत निकाल लेंगे, कैसे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में इन दोनों का सम करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 135 डिग्री आ गया, और 135 डिग्री तो इसका मतलब ये कितना जाएगा, 45 डिग्री, ये कितना जाएगा, 45 डिग्री। और जैसे ही तीनों एंगल निकल गए तो यहां से आपसे क्या पूछा है, यहां से आपका आरोही अवरोही क्रम जो होता नहीं कि भुजाओं में कौन सी भुजा सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, तो उसका क्रम ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, जो सबसे बड़ा एंगल होगा, जो सबसे बड़ा एंगल होगा त्रिभुज में, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे जो बड़ी भुजा होगी वो आपकी ए बी हो जाएगी। फिर 80 के बाद किसका नंबर आ रहा है, 55 का, 45 तो सबसे छोटा है, तो 55 का अगर आ रहा है तो 55 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, फिर ए बी सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद किसका नंबर आ गया, बी सी का नंबर आ गया, 45 के सामने कौन सा होगा, ए सी हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में। तो यही आपका कभी कभी लेस देन में रखता है, तो उस तरीके से हम आरोही क्रम कर लेंगे, ये आपका अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो ए बी कहां है, ए बी यहां भी है, और ए सी लास्ट में आना चाहिए, ए सी लास्ट में आना चाहिए, ये वाला आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा ट्रू का मतलब, मान लीजिए आपको ट्रायंगल में यहां पर भुजाओं की लंबाइयां दे दे, भुजाओं की लंबाइयां दे दे, और वहां से फिर आपसे पूछे कि इनके एंगल, मतलब कौन सा एंगल, कौन सा कोण सबसे बड़ा है, कौन सा कोण सबसे छोटा है, कोणों का आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा, तो वाइस वर्सा ट्रू है। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसी कॉन्सेप्ट को आपको नोट करना है, ठीक है। आया भी है क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, और ज्योमेट्री में भी काम आता है ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आप देखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देखते ही थोड़ा आपने एक नजर देखा, यहां पर जो दिया है कितने समय में 1000 राशि 20% वार्षिक दर से 1331 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो रही हो, ठीक है। यहां पर जो आपका 20% वार्षिक ब्याज है और छमाही हो रही है, तो सीधी सी बात है यहां चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, तो 20% है तो ये 10% हो गया, और 10% अगर हो गया तो यहां पर आपका आंसर 3 वर्ष नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 1 सही 1/2 वर्ष होगा। अब आपने सोचा कि सर इतनी जल्दी कैसे लगा दिए, क्योंकि देखिए आप पहले पढ़ते हैं, आप पहले पूरा, जैसे मान लीजिए मैं चक्रवृद्धि ब्याज पूरा आपको पढ़ा दिया, आप पढ़ भी लिए अच्छे से, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत नई नई चीजें फिर से आती हैं। वही जिस दिन आपको वो चीज सीखना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एग्जाम में वही काम आने वाला है। पूरा आप सिलेबस खत्म भी कर लोगे तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आपको प्रैक्टिस, देखिए पूरा पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस पे जोर देना है। इसलिए बोला जाता है ना कि एग्जाम के पहले जितने हो सके आप मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, टेस्ट पे टेस्ट देते रहिए, जिससे आप अपने स्पीड प्लस एक्यूरेसी का आप देख सकें कि आपका सही हो चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है, तभी आप एग्जाम में परफॉर्म भी कर पाएंगे, ठीक है। नहीं पता चला एग्जाम में क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, सर छूट जा रहे हैं, टाइम कम पड़ जा रहा है, क्या मैंने क्या समझिएगा। अगर ये छमाही है तो ये जो परसेंटेज है ना, ये सीधी सी बात है, छमाही का मतलब क्या है, 6 महीने पे आप काम करोगे। अभी अगर वार्षिक होता तो मैं पूरा 1 साल के बाद देखता। तो इसका मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है, ये वार्षिक है, तो छमाही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 20%/2, मतलब हम 10% के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। छमाही है ना, 10% हो गया। अब आप समझिएगा ध्यान से, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका मूलधन है 1000, और ये कितना हो जा रहा है 1331। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है, यहां पर बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, ये P है, ये अमाउंट है। अगर ये कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो 100%, या अगर 3 साल की बात हो रही, या 3 साल, जैसे 3 साल में यहां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर वार्षिक होता तो ये 3 साल की बात करता, ठीक है। वार्षिक होता तो 3 साल होता, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पर घनमूल निकालते हैं। पावर 4 होता तो हम लोग क्या निकालते हैं वहां पर, आप वहां पर निकालते कि जैसे आपका रूट में आता है ना, करणी घात 4 निकाल देते। अगर आपका 2 साल होता तो वर्गमूल निकाल देते, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन ही है, तो आपको बताना है। तो ये हमने ये नहीं समझा कि हमें घनमूल निकालना है, हमें ये इस संख्या से ये पता चल गया ये क्या है, ये आपका किसी ना किसी का क्यूब है,
और क्यों समझ में आया? क्योंकि मैंने आपको बताया भी था अपने प्रैक्टिस में कि आपको अपनी स्पीड बनाने के लिए क्या काम करना है, 1 से लेकर 21 तक का क्यूब, 1 से लेकर 60 तक का कम से कम स्क्वायर, टेबल, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और जब आपने ये याद कर लिया होगा तो आप ये सोच पा रहे होंगे कि जो 1331 है ये क्या है, 11 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। इसका मतलब ये आपका क्या जाएगा, ये 1000 क्या है, 10 का क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 10 और 11 का जो हमारा रेशियो आया, ये जो 10 और 11 है आया ना, ये 1 साल के मतलब उसके अंतर्गत आ गया। आप शुरुआत के जो 6 महीने में क्या उसने लगाया था। ठीक है, तो यहां पर आप समझिएगा ध्यान से, अगर जब आप जब पूरा आपका वार्षिक रहता है, छमाही नहीं रहता है, तो हमारा आंसर अगर समय पूछा होता तब हमारा आंसर क्या होता है, 3 वर्ष, 3 वर्ष। लेकिन जब ये छमाही का बात कर रहा है तो टाइम पीरियड जो आपका स्लॉट होगा 3 भागों में डिवाइड हो गया। वार्षिक होता है तो क्यूब के कारण आप उसको 3 बराबर हिस्सों में बांट दिए, 1 साल 1 साल 1 साल, तो तुरंत आपने 3 वर्ष लगा दिया। लेकिन जब छमाही होगा तो छमाही का मतलब क्या होगा पता है, और 3 भागों में अगर बांटना होगा तो कैसे करेंगे, 6 महीना, फिर अगला 6 महीना, फिर अगला 6 महीना, तो 6 6 12 6 18, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18 महीने। और 18 महीने को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साल हाफ वर्ष, 1/2 वर्ष। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वार्षिक होता तो आंसर क्या होता, 3 वर्ष, छमाही है तो ये है। ठीक है, इस तरीके से आप स्लॉट में आप बांट कर तुरंत आप देखकर ही बता सकते थे, सिर्फ मैंने समझाने में आपको टाइम लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है, डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसका कॉन्सेप्ट के साथ साथ और क्या चीजें बन सकती हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिए। साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 2352 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा। एक बार आप देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको लगाने की कोशिश करिएगा और बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करता हूं कि आप लगा लिए होंगे। तो साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में 2352 हो जाती है। ठीक है, अब आप समझिएगा इसका जो गैप है 2352 और 2100 का, मतलब ये आपका आ जाएगा क्या, 2 वर्ष का ब्याज। भाई 2 साल का दे रहा ना, और साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो जो ब्याज है वो कैसा है, साधारण ब्याज है, सिंपल है। 2 वर्ष का ब्याज कितना, इसका डिफरेंस कितना आया, 252। तो हमें क्या करना है, पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेना है। 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, इसका आधा, तो 2 कम 2, 126 रुपए, 126 रुपए आ गया। अब आपको पता है इसके पहले भी आपने सेटों में देखा भी था, और देखिए पिछला जो सेट है, इसीलिए आपका जो सेट बनाया गया, जिस तरीके से सेट किया गया है, शुरुआत में उसका थोड़ा बेसिक पार्ट, धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चलने हैं। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा होगा, शुरुआत में ऐसा था, फिर मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, तो इस पे कैसे अप्लाई करना है, तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कई जगह क्या होता है कि आप ज्वाइन तो कर लेते हैं कई जगह, लेकिन वहां पर अनसिस्टमैटिक ढंग से होता है, आपको वही सारी चीजें रिपीटिशन बार बार दिखती रहती हैं। ठीक है, और वही सारी चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं, लेकिन हर आपको सेट में कुछ ना कुछ नई चीजें अगर मिल रही हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। 15 प्रैक्टिस सेट का मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा मैथ्स अगर आप पूरा एक बार देख लें तो पूरी मैथ्स आपके दिमाग में घूम जाए, इसका मतलब होता है। ठीक है, और यही मैं कहूंगा भी, आप ऐसी जगह ही ज्वाइन करिए। चलिए ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं। यहां 126 आ गया, तो यहां मैंने आपसे बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हम जब निकालते हैं तो 1 साल का ब्याज, याद है ना, 1 साल का ब्याज होता है हमेशा, जो ब्याज होगा 1 साल का ब्याज, क्योंकि वार्षिक होता है। और मूलधन कितना है, 2100 है। मूलधन कितना है, 2100 है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें और गुणे 100 हो गया, तो यहां से कितना रेट आ गया, ये 0 कट गया और 6 बार ये चला जाएगा, 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आंसर नहीं है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल यहां से आपसे पूछा है, अब क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, अब 6 था, अब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए मैं R1 कर दिया, भाई घटा रहा है ना, तो 1 जब घटाऊंगा तो कितना जाएगा, 5%। 1 जब घटाऊंगा 5%। तो बोल रहा है कि अब नया ब्याज मूल्य क्या होगा, अब नया ब्याज मूल्य क्या होगा। अब यहां पर ये साल नहीं बोला, कितने साल में ये होगा, तो भाई सीधी बात है, ये यही समय की बात कर रहा है
कि 2 वर्षों में अब आपका 5% की रेट से अब ब्याज क्या मिलने लगेगा। तो साधारण ब्याज की खासियत क्या होती है? साधारण ब्याज की ये खासियत है कि पहले साल जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, दूसरे साल भी वही रहेगा, तीसरे साल भी वही रहेगा, चौथे साल भी वही रहेगा। इसका मतलब 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट अब आपको क्या करना होगा, 2100 का डायरेक्ट 10%, 2100 का 10% क्या हो जाएगा? 210 रुपए। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही आपको मजा आना चाहिए। अगर मजा आ रहा है तो भाई सीधी सी बात है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर। 18 क्वेश्चन जो 18 है, ये देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको समझना होगा, थोड़ा सा समझिएगा। लिखा गया है यहां पर ए और बी के काम करने की दर 2:3 है। काम करने की दर 2:3 के अनुपात में है। उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, सीधी सी बात है। यहां पर एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि जो आपकी जो इफिशिएंसी, मतलब इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में क्या है, जब आप क्षमता की बात करते हैं, जो क्षमता होगा, जो इफिशिएंसी होगी, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1 समय। समय का मतलब दिन, घंटे, जो भी दिया रहेगा, इस चीज को बस आप ध्यान रखिएगा। और ये जो क्षमता होगा ना, ये आपका काम भी होगा, मतलब जो आप काम कर रहे हो, क्षमता वही है, मतलब ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर काम जो दिया है 2:3 दिया है, तो इसी को बस आपको क्या कर देना, उल्टा कर देना है। 3 और 2 जो होगा, यही क्या हो जाएगा आपका समय का रेशियो हो जाएगा। वही दिन पूछा ना, दिन का रेशियो क्या हो जाएगा, तो वही समय का रेशियो हो जाएगा। एग्जांपल भी समझ सकते हैं। इसका मतलब ये, अगर काम की दर अगर यहां पर दिया, क्षमता की दर अगर दिया है, इसका मतलब सीधी सी बात है, जो 3 काम कर रहा होगा, जो 3 यूनिट काम कर रहा होगा, तो वो समय क्या ले रहा होगा? कम ले रहा होगा भाई, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसीलिए वहां पर 3 के नीचे क्या आ गया? 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देखिए, पहला ऑप्शन 2:3 भी दिया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा क्या? इसका उल्टा 3:2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में ये आपका काम कर रहे हैं। ठीक है। यदि ए, बी, सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा? थोड़ा सा एक आध लाइन यहां पर लास्ट में चेंज कर दिया है। तो आप बेसिक अगर आपका क्लियर है तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां देखिए क्या करना है, ए प्लस बी कितने दिन में? 72 दिन। कैपिटल डी में यहां दिन लिख रहा हूं। फिर बी प्लस सी बोल रहा है 120 दिन, और सी प्लस ए क्या है? 90 दिन। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? इसका एलसीएम अगर देख लिया जाए तो 360 कट जाएगा क्या? 360। अगर मैं यहां पर देखूं तो हाँ, ये हो सकता है 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। और 360 क्या होगा? यही टोटल काम होगा, टोटल काम होगा। तो 72 × 5, 72 × 5 क्या आ जाएगा? 360 आ जाएगा। 120 तिहाई हो जाएगा, 90 चौके हो जाएगा। ये 5 क्या है? ये 5 आपका है एक दिन में किया गया काम किसके द्वारा? ए प्लस बी के द्वारा। बाकी आप समझ रहे हैं, ये मैंने पहले ही बताया था। तो नोट अगर आप बना रहे होंगे तो अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये, अगर आप मैं बात करूं, अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं, 5 3 8 4 12 यूनिट, ये 12 यूनिट जो है ये एक दिन में ही किया गया काम है। लेकिन ये जो काम किया गया होगा, यहां पर देखिए ए 2 बार है, ये वाला है ए प्लस बी प्लस सी का जो दुगना है, मतलब ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, उतना मिलाकर ये 12 है। अगर मैं सिर्फ बोलूं ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा किया गया काम कितना है एक दिन में, तो आप बोलोगे 6 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है? 6 यूनिट है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहां पर पूछा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ अगर काम करते हैं तो 3 दिनों में काम का कितना भाग आपका खत्म होगा? ठीक है, 3 दिन में। सीधी सी बात है भाई, एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा? 3 दिन में 6 × 3 18 यूनिट काम कर लेगा, 18 यूनिट। और ये जो 18 यूनिट, ये आंसर नहीं है,
ये 18 तो काम किया, लेकिन पूछ रहा है कितना भाग कर रहा होगा। और किसके रेस्पेक्ट में बात, भाई सीधी बात है, टोटल काम में ही देखेंगे ना कितना भाग काम किया है, या ऐसा भी पूछ सकता है कितने परसेंटेज काम किया है, तो बात तो वही है। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल आपका जो काम होगा 360 है, और मुझे पूछ रहा है कि भाई 3 दिन में कितना भाग खत्म होगा, तो 3 दिन में कितना काम किया, 18 काम किया, तो 18 से इसको डिवाइड कर लो, तो 1/20 भाग, 1/20, भाई 18 दूनी 36, तो आंसर क्या आएगा 1/20 भाग। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देखिएगा, एक इसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया, ये अच्छा क्वेश्चन है। और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, कर सकता था। ठीक है, देखिए इसीलिए आप देख रहे होंगे ना, हर चीज नई नई चीजें आपको दिख रही हैं, जिससे आपका पूरा टाइम एंड वर्क रिवाइज हो जाए, क्योंकि अगले जब सेक्शन आएगा तो वहां कुछ और नया लेकर आऊंगा। ठीक है, और परसेंटेज जैसे आप देख रहे हैं, अगले सेशन में कुछ और नया आएगा, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएं। ठीक है, और आप नई नई चीजें भी देख रहे होंगे, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का जो मैं यूज कर रहा हूं एग्जाम में, कैसे आपको यूज करना है उसका भी आपको तरीका पता चल रहा होगा। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत कुछ नया आपको मिलने वाला है, आपकी अप्रोच डेवलप होने वाली है। वो क्या है समझिएगा ध्यान से, एक किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया, और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। ऐसे आप भी पढ़ेंगे और कुछ आपको नहीं समझ में आया होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है, कुछ लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, यहां पर आप ध्यान समझते हैं, यहां पर लॉजिक क्या है क्वेश्चन का। एक किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया, अब सीधी बात है 18 दिन में अगर कर सकता है, सिर्फ 12 दिन काम किया, तो काम तो बच ही गया होगा। फिर यही बोल रहा है कि और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। अगर मैं इनको मिला लूं, 12 और 8 कितना आ गया, 20 दिन। ए 18 दिन कर सकता था, लेकिन अब क्या हो गया, अगर देखा जाए ये दोनों अगर देख लिया जाए, तो भाई ये 8 कर रहा है, ये 12 कर रहा है, तो 20 चला गया। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, समझिएगा ध्यान से, अगर ये 12 दिन काम किया, इसका मतलब एक का जो 6 दिन का काम था, भाई 6 दिन का काम उसने छोड़ दिया, तो एक के 6 दिन का जो काम है, एक के जो 6 दिन का काम है, बी ने कितने दिन लिया, भाई वही 6 दिन का काम जो ए ने छोड़ रखा था, बी ने उसी शेष काम को जो छोड़ रखा था, बी ने 8 दिन ले लिया। तो यहां से क्या समझ में आया, बी ने ज्यादा दिन लिया, इसका मतलब बी की क्षमता क्या होगी, कम होगी। सोच पा रहे हैं भाई, ज्यादा दिन लिया, अगर बी कम दिन लेता तो भाई सीधी बात है बी की क्षमता क्या होती, ज्यादा हो जाती। तो इसका मतलब बी ने कितने दिन ले लिया, 8 बी। यहां से आपको क्या हेल्प मिला, यहां से, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहां से आप एलसीएम नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से एक लॉजिक मिला, क्योंकि यहां से अगर मुझे क्षमता पता चल जाएगा, तो जो अभी तक मैं एरो लगवा कर करवाता था ना, मैंने बोला था ना ध्यान से देखते चलिएगा, आगे मैं यूज करूंगा क्या, जैसे अभी आपने देखा था इसके पिछला जो क्वेश्चन था, वहां मैंने लिखा था ना, ये जो होता है एक दिन में किया गया काम, यहां पर a + b हो तो उसके द्वारा, a हो तो उसके द्वारा। अब उसका यूज कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए 2 से अगर काटेंगे तो 3a = 4b, तो a और b का अनुपात क्या आएगा, a और b का अनुपात यह आ जाएगा 4:3। और कभी कभी जल्दबाजी में आप 3:4 रख देते हैं, तो सोच लिया करिए ना कि b को जो b अगर 8 दिन लिया है, तो b की क्षमता क्या होगी, कम होगी। देख लीजिए b की क्षमता कम है। ये किसका रेशियो आया, ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया, ये क्षमता का रेशियो आ गया। मैं फिर से बोल दूं, ये जो क्षमता है, जैसे ये 4 जो यूनिट है, एक की जो क्षमता है, ये 4 क्या कह रहा है पता है, ये 4 ये बताना चाह रहा है कि ये एक दिन में किया गया काम है, ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम है। क्योंकि ये चीजें क्लियर नहीं रहती और आप लोग बस क्या करते हैं, बस होता नहीं, बस सवाल करते हैं, ये क्या है, यही मतलब ही नहीं है। तो जब छोटी छोटी बातें पता चलेंगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो एक दिन में किया गया काम है। अब मैं क्या करूंगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां 2 ही चीज का बात ध्यान रखना था, एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, और इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं वो लाइन जो मैंने बोला था आपसे, यहां पर कुछ ना कुछ जरूर दिन में दिया होगा शुरुआत में। टोटल देखिए, एक इसी काम को 18 दिन में कर रहा है। अभी आपने बताया कि ये जो 4 क्षमता है, इसका मतलब ये एक दिन में किया गया काम कितना है, 4 है।
तो अगर मैं बोलूं अगर ए 18 दिन ले रहा है तो क्या मैं यहां से टोटल काम निकाल सकता हूं? भाई टोटल काम, तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो 18 दिन में टोटल काम कर लेगा। तो एक दिन में अगर 4 यूनिट किया तो टोटल काम करने के लिए ए को 18 दिन लगा, तो इसका मतलब 18 गुणे 4, 18 चौक 72। फिर पूछ रहा है बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता तो हमें पता ही है 3 ये हो गया, तो 3 छंग 18, 6 चौक 24, तो बी अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुझे लगता है बड़े ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और जिनको आता है वो क्या करें, थोड़ा सा आप बढ़ाकर आगे कर लिया करिए, लेकिन जिनका बेसिक वीक है या थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा होगा तो आराम से देखिए, भगा कर देखिए या पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है, स्लो करके भी देख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति शांत जल में, एक व्यक्ति शांत जल का मतलब स्थिर आपका जल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अगर धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और वापस आने में 75 मिनट लगते हैं। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब आप समझिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका शांत जल में एक व्यक्ति की चाल है, ठीक है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये जो है धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप खुद बताइए, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं फिर वहां से वापस आ रहे हैं तो दूरी तो आपकी कांस्टेंट होगी, ठीक है, दूरी कांस्टेंट होगी। भाई वहां से वहां तक गए तो बीच की दूरी होगी तो वो कांस्टेंट होगी। तो यहां पर अगर आप जा रहे होंगे और आ रहे होंगे तो सीधी सी बात है, यहां पर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों मिल रहा होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब अनुप्रवाह चाल। अनुप्रवाह का मतलब क्या हो जाता है, जब आपका व्यक्ति की चाल या बोट की चाल जो भी है, नाव की चाल और धारा की चाल एक ही डायरेक्शन में होगा और आप आराम से आगे जाते हैं। लेकिन जब आपकी धारा की चाल ऐसे जा रही हो और आप उसके विपरीत आ रहे होंगे तो वहां पर आपका ऊर्ध्व प्रवाह हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। तो सीधी बात है, अगर आपका दूरी कांस्टेंट है, मान लीजिए अब आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा आपसे कि जो दूरी है उसको मान लेते हैं डी, और हमें क्या निकालना है, यहां पर आपको पहले तो यहां पर देखिए चाल दिया है तो मैं समय बराबर दूरी बटे चाल बोलूंगा। तो जो जब दूरी आप जा रहे होंगे, मान लीजिए चाहे जो भी कर सकते हैं, जब आप मान लीजिए जा रहे हैं आपका अनुप्रवाह चाल है तो मैं क्या बोलूंगा 5 + 1 हो जाएगा, भाई जुड़ जाएगा ना। फिर क्योंकि गया और फिर वापस आया तो मैंने फिर प्लस किया और वही दूरी तय कर रहा है तो 5 - 1 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर किसके हो जाएगा, भाई ये क्या आ रहा है, समय आ रहा है। अगर ये समय है, ये समय है तो बराबर भी क्या आएगा, समय ही आएगा। तो बराबर कितना समय आ रहा है, 75 मिनट, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 75 मिनट को मैं घंटा बना लूं तो क्या जाएगा 75/60। कितना जाएगा 75/60। तो इसको आप काट दीजिए, यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे ये 4 आ जाएगा, 4D, ये 4D हो जाएगा और ये 6D हो जाएगा। तो 4D और 6D कितना हो जाएगा 10D और 6 चौक कितना हो जाएगा 24 बराबर 75/60। 75/60 को चाहे तो आप काट भी लो, 15 × 5 = 75, 15 चौका 60, तो 5/4 आ गया। यहां से देखिए 4 छंग 24 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया। तो डी जो डिस्टेंस होगा 10 तिहाई कितना जाएगा, देखिए 6 पंजे 30 और 10 से भाग देंगे 30/10 और डी बराबर कितना जाएगा 3 किलोमीटर। डी बराबर 3 किलोमीटर। दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछ रहा है। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है वहां से जाने फिर आने तक की कितनी दूरी होगी, तो उस तरीके से भी आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बेसिक समझाया। मान लीजिए रेशियो मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो वो टोटल आएगा, क्या आएगा, अगर पूरा आप लगा कर करेंगे ना 5 1 6 करके तो वहां पर आपका 6 किलोमीटर आ रहा होगा। तो जल्दी गलती से 6, क्योंकि ऑप्शन में 6 नहीं है, अगर ऑप्शन में 6 होता तो आप उसको लगा देते। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 6 आ रहा है तो उसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा आया होगा, वहां तक गया फिर आया। अगर उस तरीके से रेशियो बनाकर करेंगे, क्यों, क्योंकि जब दूरी कांस्टेंट होता है तो चाल और समय में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो बनता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं वो आप कर ले रहे होंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको वो चीजें, या अगर पहले नहीं कराया तो बाद में भी डिस्कस होगा, तो आप तब उस तरीके से भी आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल आगे भी वो सारी चीजें अभी मिलेंगी। बेसिक आपको समझ में आ गया, लेकिन आप उससे भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22। हाँ ये देखिए यहां पर, इस पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे दूंगा, आप इसको ट्राई करिएगा अपने से, लेकिन जो इसका बेस्ट अप्रोच है फिर से वही आपका अस्त्र का यूज होने वाला है, अग्नियास्त्र का नाम दे दिया मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल। एक कंपनी द्वारा काम पर रखने, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रखने की प्रक्रिया के बाद कुछ उम्मीदवारों को चुना गया था, ध्यान रखिएगा चुना गया था, चयनित और अचयनित, देख रहे हैं कितना लंबा क्वेश्चन है, चयनित और अचयनित लोगों का अनुपात कितना है, 4:1 था। यदि 70 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 30 कम लोग चयनित हुए होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात कितना हो जाता, 6:1 रहा होता। कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया था। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तुरंत आप लास्ट लाइन पे जरूर आ जाइए, क्योंकि पढ़ने में भी तो टाइम गया ना। तो मैंने क्या किया, यहां पर जब पहली लाइन पढ़ा तो समझ में आया कि किसकी बात कर रहा है, तुरंत आप लास्ट पे आ जाइए एक बार। क्यों? क्योंकि जब भी रेशियो बनेगा तो हम अपने अस्त्र का यूज करेंगे, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल। क्या यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल, गुणज का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया था, और ये जो किया गया था मतलब ये शुरुआत की बात कर रहा है, ये इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बाद में रेशियो बन रहा है ना। ये कितना चयन किया गया था शुरुआत में बात कर रहा था का मतलब पास्ट में, शुरुआत बाद में, सॉरी पहले। तो यहां पर देखिए दिया था रखने की प्रक्रिया के बाद कुछ उम्मीदवारों को चुना गया था, चयनित और अचयनित लोगों का अनुपात। और आपसे पूछा है चयन, इसका मतलब जो चयन का है, जो चयन है वो चयन क्या बता रहा है, 4 यूनिट। जो चयन है वो क्या बता रहा है, 4 यूनिट। यही एग्जाम में था और यही ऑप्शन भी था। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 4 का पहाड़ा होगा, मतलब 4 के टेबल से कट रहा होगा। तो 4 के टेबल से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है और ये नहीं कट रहा है। अब आप बोलेंगे सर 2-3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन होता तो क्या होता? भाई होता तो करते ना, तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या उस क्वेश्चन में हम पूरा डिटेल में करेंगे? अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो मैं लगाकर आगे बढ़ जाऊंगा ना 2 सेकंड में। तो यही तो आपको डेवलप करना है, यही तो प्रैक्टिस का फायदा हो रहा होगा। नहीं पता चला पूरा बेसिक से ही बताता रहूंगा तो भाई आप कहीं अगर और जगह पढ़ रहे होंगे, डिटेल में कर रहे होंगे, तो क्या मतलब है यहां पर सीखने का। यहां पर अगर आप आए हैं तो आप बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको अप्रोच बताता हूं कैसे करना है, तो आप क्या करिए, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। इसको आप ट्राई करिए। आपको याद होगा अभी आपको रेशियो पे मैंने कुछ चीजें बताई भी थी, चयनित और अचयनित है मान लीजिए, समझिएगा। इसको आप 40 कर लो, 10 कर लो, या 400 कर लो, 100 कर लो, अपने से एक मान लो, ठीक है। अपने जब आप मानोगे ना तो उसके बाद आप इसमें से कम करना स्टार्ट कर देना। मान लीजिए जैसे जैसे बोल रहा है वो अप्रोच लगाते जाना, फिर उसके बाद आप यहां पर जो भी होगा उसको आप देख लेना, टैली कर लेना, और वहां से आप जब देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करिएगा, सीधी सी बात है। कुछ चीजें आप भी करिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप अपने से यहां से मानकर इसको निकालकर यूनिट बनाकर आप वहां से बराबर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन आपका किससे है? ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको आपको करना है। चलिए, तो मेंसुरेशन में ये आपका जो क्वेश्चन है, समकोण वृत्ताकार बेलन, इसका मतलब होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट सर्कुलर सिलेंडर। और इसका आयतन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या क्या दिया है? 42 सेंटीमीटर व्यास, व्यास को डायमीटर बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो व्यास का आधा जो होता है ये 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मुझे रेडियस निकालना होगा तो 42 का आधा 21 सेंटीमीटर ये आपका रेडियस हो जाता है। और हाइट कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। और यूनिट भी ध्यान रखिएगा, सभी चीजें आपकी यूनिट में दी गई हैं, सेंटीमीटर में ही दी गई हैं। तो आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 21 × 21 हो जाएगी। और एच की वैल्यू कितनी है? 14। एच की वैल्यू 14। तो अगर आप ध्यान दें तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब एक अस्त्र का और यूज होने वाला है, ठीक है। मैंने क्या बोला है? आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। 2 सेकंड भी अगर मैं बचा रहा हूं ना, यही काम आपको भी करना है, तभी मजा आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत होने वाली है? आप मल्टीप्लाई करने में टाइम गया कि नहीं गया? अगर आप ध्यान दें यहां पर इन ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे यूनिट डिजिट। अगर मैं थोड़ा सा अगर अंदाजा लगाऊं, फिलहाल एक ही जगह यूनिट डिजिट सेम है। अगर यूनिट डिजिट में अगर मान लीजिए 6 आ गया, तब तो भाई 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाएंगे। लेकिन अगर
इन दोनों में से कोई आ गया तो मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर है? तो यहां देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकलता है। जब भी यूनिट डिजिट की बात होती है, इकाई अंक की बात होती है, तो हम 22 को नहीं देखेंगे, हम इस 2 को देखेंगे। बात समझिएगा, हम इस 2 को देखेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 एक कम ये 1, 6 एक कम 6, 6 6 24, मतलब 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट में। इसका मतलब 4 यूनिट डिजिट में कहां आ रहा है? यहां पर आ रहा है। चेक कर लीजिए, यही आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कम से कम 6-7 सेकंड बचा दिया, लास्ट मूवमेंट पर भी 5 सेकंड। तो यही चीज तो आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे आप टाइम पे काम करेंगे, अभी तो आप सोच रहे होंगे अभी आगे तो डिजिट सम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसका यूज करके हम अपने कैलकुलेशन को भी आसान बना सकते हैं। चलिए, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का। तो सबसे पहले क्या होता है, ऊंचाई और दूरी में आपको फिगर आपको बनाना है। फिगर आपने अगर बना लिया, इनफैक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक बार पढ़ा, एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि इसके आधार से एक क्षैतिज रेखा में 20 मीटर दूर चलने से इसके ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाता है, तो आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, पेड़ की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। तो 20 मीटर दूर चलने से इसके ऊपर का उन्नयन कोण 60 से 30 बदल जा रहा है। तो मेरे दिमाग में जब आप पढ़े होते हैं ना, वो दिमाग में सारी चीजें चलती हैं। जितने अच्छे से आपने क्लास को कंसंट्रेट होकर पढ़ा होगा, या मेरी ही क्लास को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होने वाली है, और तुरंत आप आंसर क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। ये रटा नहीं हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैं अब आपको समझाने वाला हूं। इस तरीके से क्वेश्चन को आप तुरंत डिटेल में, तुरंत जल्दी से आप बता सकते हैं। और यहां पर इसका मैंने आपको तैयारी डिजिटल क्लासेस, जो आप हमारा चैनल है, इसका आप ऊंचाई और दूरी का मैंने एक मैराथन क्लास भी लिया है। आप चाहें तो मेरे जो प्लेलिस्ट है इंजीनियर सौरभ गुप्ता करके, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। लगभग मैंने 4.5 घंटे 45 मिनट का वीडियो, 70+ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं बाइलिंगुअल में। तो उसको आप देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा। ठीक, तो वहां पर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत लगा देंगे। फिलहाल इसका वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट भी पूरा डिस्कस किया है। यहां पर देखिए मैं फिगर बनाता हूं, ये देखिए, ये पेड़ की ऊंचाई है, मान लीजिए h है। ठीक है, ABC। अगर ये दूर होगा तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जितना ही पास होगा तो एंगल बड़ा होता जाएगा, एंगल बड़ा होता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो बोला गया 30 से 60 बनाने में, देखिए 20 मीटर दूर चलने से इसके ऊपर का उन्नयन कोण। अच्छा, उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपका ये बन रहा है, ये आपका उन्नयन कोण हो गया। अवनमन कोण की बात होती है, देखिए ये ऑब्जर्वर उस पे ऊपर डिपेंड करता है। इतना चीजें तो आपको पता होंगी। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होगा, और अवनमन कोण की जब बात होती है तो उसको भी हम लोग क्या बना लेते हैं, उसको भी इस तरीके से, अगर मान लीजिए ऊपर की साइड अगर बन रहा होता है तो उसको भी हम लोग क्या बना लेते हैं, नीचे की साइड बना लेते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इस तरीके से, जैसे यहां बोला गया ना, क्षैतिज रेखा से 20 मीटर दूर चलने से इसके ऊपर का जो उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ऑब्जर्वर यहां पर अगर आपका बैठा है, यहां पर अगर आपका देख रहा है, तो ये उन्नयन कोण बन गया। और यही उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर उधर हो जाए, ऑब्जेक्ट इधर हो जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अवनमन कोण बना लेता है। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। तो ये 20 मीटर है। जब भी 30-60 का कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी 30-60 का कॉन्सेप्ट होता है, कभी कभी आपसे ये भी डिस्टेंस पूछ लेता है, तो ये आपका हो जाता है क्या, ये आपका 20 का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। 20 का आधा हो जाता है। ठीक है, 20 का आधा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए ये सारी चीजें मैंने बता भी रखी हैं, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस है तो कोशिश करिए, चीजें को रिकॉल करिए, ध्यान रखिए, तुरंत आप कर लेंगे। अगर ये 10 है तो 60, 30, 60, 90 का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये 10 है तो ये हो जाता है 10√3। अब बोलेंगे सर ये कैसे हो जाता है, मैं आपको यहां पर ये वाली चीजें बता दे रहा हूं एक बार। कभी कभी आपसे एक चीज पूछ सकता है, ध्यान समझिएगा, ये अगर आपका 30 है और अगर ये 60 है, तो इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे हमारा जो एंगल है वो क्या है, 30, 60, 90। क्या है, 30, 60, 90। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, एक ऐसा त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल जिसके कोण क्रमशः दिए हैं 30, 60, 90 डिग्री दिया गया है, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। या दो चीज मैं बताऊंगा, यहां से देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन भले था लेकिन आप देख रहे हैं 1, 2 ये हो गया, 3 यहां से क्या बनेगा, 3, 4 क्वेश्चन ये बन गया, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 2000+ से ज्यादा ही क्वेश्चन बनेंगे, और इसी तरीके से मैं बोलना भी चाह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि 450 क्वेश्चन को डिस्कस करना, उसको पूरा सोल्यूशन बनाना इतना आसान काम है नहीं।
ठीक है, उसको इतना ही देख लेंगे आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन। अब बताइएगा यहां पर जो होता है इसके जो भुजाओं का अनुपात होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये आपका जो भुजाओं का अनुपात होगा ये 1:√3:2 होता है। कहने का मतलब 30 के सामने आपका 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने क्या होता है 2 यूनिट होता है। 90 के सामने क्या होता है 2 यूनिट होता है। ठीक है, जैसे 30 के सामने 1 यूनिट मतलब 10 है, 60 के सामने √3 है, इसीलिए मैंने 10 के साथ क्या लगा दिया √3 लगा दिया। अगर मैं आपसे ये वाला पूछता तो मैं क्या कर देता 10 का दुगना कर देता, तो यहां से ये वाली जो भुजा हो जाती ये AD की लंबाई जो हो जाती 10 दूनी 20 हो जाती। कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, sin थीटा sin 30 डिग्री cos लाल बटे का कस, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम रेशियो से भी तुरंत क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 है, ये 45 अगर है, तो यहां पर भी आपसे अगर भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो ध्यान रखिएगा यहां पर 45 डिग्री 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट से यहां पर आपका बन जाता है भुजाओं का जो अनुपात बनता है ये बनता है 1:1:√2। 1:1:√2 क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, दो एंगल बराबर होते हैं और जो इनकी एडजेसेंट जो ये दो भुजाएं हैं, इसके सामने वाली और इसके सामने वाली भुजाएं क्या होंगी, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये रेशियो ये ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कभी कभी ये हाइट भी दे देता है, मान लीजिए अगर यही ये दे दे और ये पूछ ले तब भी हम बता सकते हैं। तो आप जैसे 10√3 है तो √3 को गायब करेंगे तो 10 आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन यहीं से बन गए। ठीक है, और 2 क्वेश्चन ये बन गए, तो 5 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 20 कितना हो गया था, 24 हो चुका था ना, हाँ 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, मजा आना चाहिए आपको। देखिए एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 एक बार आप पढ़ लीजिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है और उनके लघुत्तम समापवर्त के अन्य दो कारक का मतलब वही है 29 और 49 है। ठीक है, बोला है इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। अब बात समझिएगा, कारक का मतलब वही है, जैसे जो आपका किसी भी संख्या में कोई भी संख्या होती है वो एचसीएफ से विभाजित होती है। इसका मतलब इस 29 में एचसीएफ है नहीं, इस 49 में भी एचसीएफ है नहीं। क्यों? क्योंकि 23 से नहीं कट रहा है, 29 से नहीं कट रहा है। हम बोल सकते हैं ये सहभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, ये सहभाज्य संख्या होंगे। सहभाज्य संख्या क्या होता है? सहभाज्य संख्या ये होगा, जैसे मान लीजिए ए बी के रूप में हम लोग देखते हैं, या एक्स वाई भी बोल सकते हैं, उनका जो एचसीएफ कोई भी ना मिले। जैसे 23, 29 और 49 में एचसीएफ एक है, एक के अलावा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या होंगे, सहभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया है कि सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो क्या होता है, एक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या, ये देखिए बड़ी संख्या देगा तो हमें बस इससे मतलब है 29 और 23 का, क्योंकि इसमें से एचसीएफ गायब है तो मैं इसे इसी एचसीएफ से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो हमारी क्या आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। आसान था कि नहीं, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। फिर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आ गया, इस अस्त्र का यूज करके हम आसानी से कैलकुलेशन, तो फिलहाल कैलकुलेशन ट्रिक पे तो आपको वैदिक मैथ से ये सारी चीजें आसान होनी, मतलब लगा लेना चाहिए। लेकिन क्यों लगाऊं मैं, मुझे पता है कि भाई 3 9 27 यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए, कहां पर है, यहां पर है, करना ही नहीं है। 2 सेकंड तो बचाया ना, 3 सेकंड तो बचाया, तो ऐसे तो करना है आपको एग्जाम में। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इसका भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए, सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बैठेंगे तो 100% पूरी कोशिश है कि आप मुझे याद करें और इसी तरीके से मैं आपको पूरी सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तब मेरा पढ़ाना भी सफल रहेगा कि चलो हाँ, कि जो भी आपने यहां पर कोशिश किया, हमारा सहयोग किया, आपको काफी फायदा हो रहा है। और भी अगर चीजें डिटेल में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सबका कॉन्सेप्ट होता है, 2-2 3-3 क्लास में सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो आप दिए गए नंबर पर अपना नाम लिखकर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां पर आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका भी आपको पूरा पेड कोर्स मिल जाता है, तो आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु की सूची मूल्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं। इसका एक नाम क्या हो जाता है, लिस्ट प्राइस।
अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं। तो सूची मूल्य पर 60% की छूट प्रदान करता है तो उसे 5% की हानि होती है। तो सूची मूल्य के 20% की छूट पर वह वस्तु बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए लगाने के कम से कम 3-4 मेथड है। अब इतना अगर डिस्कस करूंगा तो इसी क्वेश्चन में 15 मिनट लग जाएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपके लिए बेस्ट होगा, वो क्या है ध्यान समझिएगा। और इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया, अगर आप ध्यान दें, मैंने एक चीज आपको बताया भी था कि एमपी और सीपी का रेशियो आपको पता होना चाहिए। एमपी और सीपी का जो रेशियो होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। यहां पर ध्यान रखिएगा, एमपी के जो नीचे रहता है वो आपका होगा 100। यहां पर देखिए क्वेश्चन जो दिया है, यहां पर डिस्काउंट नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। यहां पर डिस्काउंट को छोड़कर आपका यहां पर क्या है, हानि है। जब प्रॉफिट होता है तो प्लस पी होता है, और जब हानि होगा तो भाई सीधी बात है वो माइनस में होगा। ठीक है, तो माइनस में यहां पर लॉस लिख दे रहा हूं। अगर पी होता, प्रॉफिट यहां पर होता, मैं यहां लिखता प्लस पी लिखता। ठीक है, इसके नीचे आपका लाभ और हानि होता है, क्योंकि अब बोलेंगे सर ये कैसे होता है, तो इसके लिए भी भाई नीचे आप देख ही रहे ना पट्टी, उसमें पूरा डिटेल में सारी चीजें बताई जाती हैं। अगर वो बताने लगूं तो काफी टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिस में जो बता रहा हूं उसको ध्यान सुनते चलिएगा। और सीपी का मतलब यहां पर क्या है, सीपी का जो यहां पर रेशियो बनेगा, यहां पर 100 माइनस डी हो जाता है। ये आप याद रखिएगा, रेशियो है इसलिए मैंने परसेंटेज, अगर मान लीजिए मैं यहां लिखूंगा भी तो परसेंटेज कट जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या करना है, 100 माइनस एल, 100 माइनस एल का मतलब ये 5, तो 100 माइनस 5 अगर मैं करूंगा 100% माइनस 5%, तो ये 95% आएगा। परसेंट से कोई मतलब नहीं क्योंकि रेशियो बना रहे हैं। ये 95 आ गया, और ये कितना जाएगा, छूट कितने का है 60, तो ये कितना जाएगा आपका, ये आपका 40 आ जाएगा। क्लियर है, अब ये आपका 40 आ गया। अब आप ध्यान समझिएगा, ये मार्क प्राइस है 95 और ये सीपी है। अब आप इस वाले लाइन का यूज कर सकते हैं। बोला गया यदि सूची मूल्य की 20% की छूट पर, भाई छूट किस पे मिलता है, सूची मूल्य पर ही मिलता है ना, अंकित मूल्य पर, तो इसका मैं 20% छूट निकाल दूं। अगर मैं इसका 20% छूट निकालूंगा, डिस्काउंट करूंगा, तो कितना आएगा 19। तो अगर मैं यहां से -19 कर दूं तो 19 × 5 = 95, 19 घटाऊंगा तो कितना आएगा 76। ये जो 76 आएगा ना, ये आपको पता है ना कहां पहुंचते हैं, एसपी पर पहुंच जाते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। भाई ध्यान रखिएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ रही है, सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है, और ये आपका 40 क्या है, सीपी है। तो आपको अच्छे से पता है, आपसे पूछ रहा है लाभ, तो आपको पता है जब भी लाभ होता है तो हमारा एसपी क्या होता है, एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है। एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है, तो एसपी कितना है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। इसका लाभ हो रहा है, तो कितने का लाभ हुआ, 36 का लाभ हुआ। कितने पर, 40 पर। हमेशा जो आपका लाभ या हानि निकलता है, हमेशा किस में निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पर, जब तक एग्जामिनर बोल ना दे। बात समझ में आ रही है, अगर एग्जामिनर ये बोल दे कि विक्रय मूल्य पर लाभ कितना हो रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा उस समय विक्रय मूल्य क्या होगा, 76 होगा। तो लाभ तो 36 का ही हो रहा होगा, लेकिन विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 36/76 हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पर भी आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, लेकिन आप नहीं फंसेंगे। ठीक है, 36/40 क्या होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 36/40 की अगर वैल्यू देखा जाए तो ये गुणे 100 हो गया, तो 4 9 ये देखिए 1 0 कट गया, 4 9 36, इसका मतलब 90% का आपको क्या मिलेगा, लाभ। यहां देखिएगा एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब हानि तो हो ही नहीं सकता था, तो 90% लाभ, डी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। कई बार ये आगे वाली लाइन नहीं देता, सिर्फ इतना ही देता है, तो इसको यूज कर लेंगे। कभी कभी यहां प्राइस दे देता है, मतलब कम से कम नहीं तो 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन यहां से दिखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, इसके पहले मैंने लगाया था कि ये दिया था और सीपी की मूल्य में वैल्यू दिया था, तो बोला था अंकित मूल्य कितना होगा। कभी कभी कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ ये देगा, बोलेगा कितने का, वहां पर परसेंटेज में आपसे पूछ लेगा, क्योंकि आपका यहां पर देगा एमपी और सीपी, तो वहां पर कुछ ना कुछ 0% डिस्काउंट पे बोल देगा, तो वहां से आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा। ठीक है, तो कम से कम 5 से 6 टाइप के यहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये सेशन भी आपका प्रैक्टिस सेट 3 जल्दी ही खत्म होने वाला है, 4 क्वेश्चन और हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिल रहा होगा। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, लिखा है एक निश्चित मूलधन पर यदि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज रुपए 3200 और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 3472,
आप खुद बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको साधारण ब्याज से ज्यादा ही तो मिलता है ना, क्योंकि उसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या पूछा गया है अभी तक। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं मूलधन P मान लेता हूं, ये पहला साल, ये दूसरा साल। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है जो हमें साधारण ब्याज दिया है वो 3200 दिया है, और ये साधारण ब्याज कितने साल का है, 2 साल का है। और आपको पता है 1 साल का अगर मैं ब्याज पूछूंगा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका आधा 1600। और साधारण ब्याज जो पहले साल जो साधारण ब्याज होता है वो दूसरे साल भी होता है, तीसरे साल भी होता है, चौथे साल भी वही होता है, क्योंकि वो मूलधन पे डायरेक्ट लगता है। तो मैं क्या बोलूंगा, 1600 यहां भी होगा, 1600 यहां भी होगा। इस मतलब 3200 हो गया कि नहीं। ये पूरा आपका 2 साल का साधारण ब्याज है, इसके पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था। ठीक है, लेकिन अब ये जो 3472 है ये दोनों ही मूलधन पर मिले हैं, समझिएगा। इसीलिए हम ये भी बोलते हैं कि पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा और पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों ही बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज पाना। ठीक है, तो पहले साल तो कोई ब्याज एक्स्ट्रा है ही नहीं इसका, लेकिन जब आप दूसरे साल में एंट्री करते हैं तो मूलधन पर तो ब्याज मिल ही गया, लेकिन ये जो पहले साल का जो ब्याज था इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, इस पे भी तो ब्याज मिलेगा। तो ये ब्याज अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि रेट तो दिया नहीं है और आपसे तो रेट पूछ रहा है, तो हमें ये पता चलेगा कि ये 3200 है, तो हमारा टोटल जो 3472 है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 272। और ये जो 272 होगा, सीधी सी बात है, यही आपका ब्याज पर ब्याज आया होगा, इस ब्याज का ब्याज ही आया होगा। ठीक है, अब आप समझिएगा, यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना था, तो सीधी सी बात है, ये 272 इस पे ब्याज आया, तो मैं क्या बोलूंगा, 272 बटे 1600, यही तो आया ना, 272 बटे 1600 गुणे 100, इसी को निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16 और कितना जाएगा 11, 16 सत्ते 112। तो 17% आपका क्या होगा, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 17%। ठीक है, लेकिन यहां 2 चीज इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, स्टार लगा लीजिएगा। 17% आपका क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आपसे यहां पर मूलधन भी पूछा जा सकता है, तो मूलधन कैसे निकलेगा, जैसे आपने 272, ये 17% आ गया है, तो सीधी सी बात है ये 17%, सीधी सी बात है ये 17%, इसका 17% ये आया, तो सीधी सी बात है कि जो मूलधन होगा, मूलधन का भी तो 17% यही होगा, यही 17% यही होगा। तो आप क्या बोलोगे, P का 17%, P का 17% कितना है, 1600 है। तो क्या यहां से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे भाई, यहां से इसको 17 को नीचे लेकर 100 ऊपर आएगा तो P की वैल्यू आ जाएगी। अब देख लीजिएगा दशमलव में आ रहा है, किस में आ रहा है, क्लियर है ना। तो 2 क्वेश्चन यहां से आपके बन गए, लेकिन यहां कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा, आपको मजा आ रहा होगा जरूर। प्रैक्टिस में अगर आपको इतना मजा आ रहा है तो सोच सकते हैं ना क्लास में कितना आपको मजा आने वाला है। तो सोच किस बात के लिए रहे हैं, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, आप दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे बैच में शामिल भी हो सकते हैं अगर आपको क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, और ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि आप हमेशा मतलब खुशी रहेंगे, आप पछताएंगे नहीं कि भाई वहां पैसा हमारा फंस गया, ये हो गया। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हम लोग बड़ी ईमानदारी के साथ आपको मेहनत से कंटेंट तैयार करते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे लोग जो हमारा ई बुक है, आप देख रहे होंगे कहीं भी आपको मात्रा तक का और उसके अलावा कोशिश यही की गई है। अब 1-2 दिन का अगर मात्राएं गलत हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको एरर फ्री पूरा सोल्यूशन देने की कोशिश की गई है और आपको सिस्टमैटिक ढंग से सारी चीजें बताई गई हैं। ये आपके आईएएस में क्वेश्चन ये पूछा गया था और रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा, अंक 5 कितनी बार आएगा। फिर से एक क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 में 5 कितनी बार आएगा, 4 अंक कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है। तो ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 100 में आपका जो यहां 5 पूछ रहा है, 1 से लेकर 100 में 5 आता है आपका 20 बार। कितना बार आता है, ये 5 आपका जो हम लोग निकाल रहे हैं ये आपका 20 बार आता है। 1 आपका कितनी बार आता है, 1, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सभी कितनी बार आते हैं, 20 बार। लेकिन जो आपका 1 आता है वो 1 बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि 100 में 1 आ जाता है।
ठीक है, तो एक अगर पूछेगा तो 21 बार हो जाता है। बाकी जो अंक होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे आपके कितनी बार आते हैं? 20 बार। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, फिर से ध्यान से सुनिएगा, पीसीएस में और भी बहुत सारे अभी एग्जाम हुए थे वहां पर पूछे गए थे, तो ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 100 में कितनी बार आया? 20 बार। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपका 101 से लेकर 200 में भी कितनी बार आ रहा होगा? 20 बार आ रहा होगा। फिर ध्यान समझिएगा, ऐसे ही इसका मतलब पूरा 1000 तक अगर मैं बात करूं, 1000 तक, तो हम क्या बोलेंगे कि 20 आपका उसमें है तो 20 गुणे 10, तो 200 बार ये 5 आ गया, 200 बार 5 आ गया। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, अभी मैंने कुछ चीज छोड़ रखा है। कहां पर जानते हैं? आपका जो आएगा वहां पर 501 से लेकर 599 तक, क्योंकि अगर आप ध्यान दें, क्योंकि 5 की बात आ रही ना, तो इस वाले को जो इंटरवल है इसमें 5 आपका एक्स्ट्रा आ गया। कितनी बार? लगभग आपका यहां पर 5 कितनी बार आ रहा होगा? क्योंकि ये 500 भी हो, ध्यान दीजिएगा, यहां 500 से 599 तक 5 की ये यहां से अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए जो भी आपका 201 होगा, 200 या 200 से लेकर मान लीजिए 299 तक, इस 2 से तो मतलब नहीं है। ऐसे 300 से लेकर 399 तक जो सैकड़े वाले प्लेस पे है उससे मतलब नहीं है। ऐसे 400 से लेकर 499 तक उस 4 से मतलब ही नहीं था। तो मैंने इसीलिए एक बार में ही 1 से लेकर 1000 में 1 का निकाला, उसका 10 गुना कर दिया, 200 बार हो गया। कहां पर रुकेंगे? यहां पर 500। अगर यही 4 होता तो मैं कहां रुकता? 400 से लेकर 499 तक रुकता, क्योंकि उस 4 को हम देखते। तो बस आपको क्या करना है, आपका जो ये सैकड़े वाला प्लेस है 5, तो ये 5 आपका कितनी बार आ रहा होगा? देख लीजिए, ये 500 से ये 1 इधर हो गया, 99 इधर हो गया 5, तो 100 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने 200 और प्लस 100 कितना आएगा? 5, 300 बार। और यही आपका आंसर है आईएएस के एग्जाम में, जो आपका सीसेट का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आसान है कि नहीं? इस पे भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो लगभग ऐसा क्वेश्चन अगर दिखेगा तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी 200 में पूछ लेता है कि 2 कितनी बार आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। चलिए, ये क्वेश्चन तो भाई इतनी बार आया क्या बोलना, फिर से स्टार लगा लीजिएगा। स्टार पे स्टार लगाते चलिए, स्टार लगेगा भी, क्योंकि क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया है बहुत ही सोच समझकर क्वेश्चन सारे सिलेक्ट किए गए हैं। आपको प्रैक्टिस अगर अपने से, पहली बात तो प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है? अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर अभी तक आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं या आगे के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं आपने ई बुक में, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले वो 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अपने से लगाइए एक टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, अब ये नहीं कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं सोल्यूशन देख रहे हैं, ऐसे नहीं मजा आएगा। आप पहले अपने से लगाइए, कितने आप लगा पा रहे हो, फिर आप सॉल्यूशन में जाइए कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे किया है। फिर मैं कहूंगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वीडियो ना देखिए, आप पूरा देखिए, क्योंकि हर जगह आपको नया मिलेगा। ठीक है, हर जगह आपको नया मिलेगा। अब यहां देखिएगा, अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसको 5834 में घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक है, फिर से समझिएगा, लैंग्वेज फंसाने की कोशिश कर रहा है और ऑप्शन में भी आपको फंसाने की कोशिश करेगा और आप फंसिएगा नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है समझिएगा, वो अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, मैक्सिमम नंबर, जिसको 5834 में घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 से आपकी क्या हो रही हो? विभाजित हो रही हो। क्या हो रही हो? विभाजित हो रही हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये बताइएगा, मैं ऑप्शन, देखिए ऐसे क्वेश्चन में बस कुछ नहीं करना है, ऑप्शन पे जाइए, 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, मैंने ध्यान से देखा, पहले जैसे आप देखते हैं ना, अब ध्यान से देख रहे हैं 5834 में हम क्या घटा दें भाई, 20 से कट जाए कट जाए कट जाए, तो आपने ध्यान से देखा और आपने तुरंत टिक कर दिया, ये हो गया। क्या गया? 47, 14। बात समझ में आ रही नहीं है? 47, 14 कैसे आया? अब एक बार आप सोचिए, सोच पा रहे हैं? सोच पा रहे नहीं भाई? नहीं सोच पा रहे हैं, चलिए मैं बताता हूं ना, फालतू में इतना टाइम ले रहे हैं। अब आप बताइएगा, इसमें से मैं क्या घटा दूं? घटाने के बाद, मतलब घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या, इसमें जो संख्या आप घटाओगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या आपकी इनसे कटनी चाहिए। क्लियर है? आप खुद सोचो, अगर मैं 1120 इसमें से घटाऊंगा, 1120 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4। अगर यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, जो यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, अगर यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है तो क्या वो कभी 20 से कट पाएगा? आपको अच्छे से मैंने इसके पहले वाले भी प्रैक्टिस सेटों में बताया था, अगर आपको 10 दिख गया है
भाई 20 का मतलब क्या है 2 गुणे 10, इसका मतलब 100% अगर ये कट रहा होगा तो लास्ट में 0 100% होना चाहिए। तो आप खुद सोच लो सारे ही ऑप्शन में यहां देखिए 0 0 0, मतलब इन तीनों ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको घटाऊंगा तो आपका जो भी संख्या आएगा यूनिट प्लेस पे हमेशा 4 देगा, जो कि 20 से नहीं कटेगा। मैंने इस पे भी ध्यान नहीं दिया, इस पे भी ध्यान नहीं दिया, इस पे भी नहीं ध्यान दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहां गलती क्या होती है ये भी बता दे रहा हूं। गलती ये होती है कि जब आप 58 34 में, ध्यान दीजिएगा, 58 34 में जब 47 14 आपने घटाया तो झटके में आप लगा देते हो क्या 1120, ये देखिए आ रहा होगा, तो आप तुरंत आंसर लगा देते हो क्या 1120। और पहले ही ऑप्शन है जो आपके सामने क्या हो रहा है, चमक रहा है, चमक नहीं रहा है, चमक रहा है, ठीक है। पहले ऑप्शन है जो आपके सामने चमक रहा है, इसका मतलब जल्दबाजी में ये ना लगा देना, आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे वो अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा 47 14। बताइए मजा आया कि नहीं कॉन्सेप्ट। अब ये ना पूछेगा सर ये क्या कैसे करेंगे डिटेल में, आपको ऐसे ही करना है। बात समझ में आ रही है? सारे ऑप्शन ऐसे डिविजिबिलिटी रूल, लॉजिकल बेस पे, यूनिट डिजिट से, देख रहे हैं ना कैसे लगा रहा हूं। ये सारे ही आपके वो अस्त्र हैं जो हम एग्जाम में यूज करते हैं, और शायद अभी धीरे धीरे आप उसके बारे में सोच रहे हैं। और अगर पूरा डिटेल में उन अस्त्रों का यूज करना चाहते हैं, ब्रह्मास्त्र का यूज करना चाहते हैं, अग्नास्त्र का यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है भाई, मैंने नाम रख दिया है तो उसमें भाई सीधी सी बात आप खुद ही देख रहे हैं ना, ऐसे अस्त्रों का यूज करना भी आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना एग्जाम में। तो आप देख रहे होंगे नीचे पट्टी पे चल रहा है, अगर आप सोच रहे हैं तो ज्यादा देर सोचिए ना, आप कमेंट करिए, ठीक है। और इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप करिए और देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप देख भी रहे हैं कितना डिटेल में आपको हर प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, 1 घंटे, लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा, क्योंकि आपको मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से बता रहा हूं, आपको मजा आ रहा होगा। सोचिए आपने कोर्स को पूरा आपने इंडिविजुअल हमसे नहीं पढ़ा, लेकिन आप प्रैक्टिस में भी आप देख रहे होंगे इतना अच्छे समझ में आ रहा है तो भाई मैं बोल सकता हूं ना अच्छे से आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। जब पूरा आप पढ़ लेंगे तब देखिएगा फिर आप क्या करने वाले हैं सारे क्वेश्चनों का। लास्ट क्वेश्चन आज का एक बार आप पढ़ लीजिए और स्टार लगा लीजिएगा। एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 27/300 है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है यदि दर और समय क्या हो, दोनों समान हो, ठीक है। चलिए आपको मैं 5 सेकंड 10 सेकंड का भाई टाइम क्या दूं, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, वीडियोस को आप पॉज करते हैं और उसको सॉल्व करने की आप कोशिश कर लीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि लग गया होगा। चलिए चेक करता हूं, इसमें भी ऑप्शन में थोड़ा सावधान रहिएगा, नहीं जल्दबाजी में गलती हो सकती है। जब भी दर और समय दोनों ही समान होगा, जब भी दर और समय दोनों समान होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। आपसे चाहे दर पूछे चाहे समय पूछे, आपको क्या करना है, क्योंकि आपका समय पूछेगा तब भी वही आंसर होगा, बस वहां पर वर्ष लग जाएगा। जब रेट पूछेगा तो परसेंटेज लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 तरीके क्वेश्चन बन गए। तो यहां पर फिलहाल हमसे आर पूछ रहा है, तो अगर वो समान होगा तो ये r² बन जाएगा, जिसका हमारा जो फॉर्मेट बन जाएगा वो बन जाएगा 27/300, यही है ना, गुणे 100, और ये जो भी होगा ये परसेंटेज में आएगा। अगर t लिखूंगा तो यहां वर्ष लिख दीजिएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आया, r = √9%। और देखिए एक ऑप्शन 9 भी दिया है, कुछ लोग झटके में रूट लगाना भूल जाते हैं और 9 लगाकर आ जाते हैं, तो आप ये गलती ना करिएगा। आंसर जो आएगा 3%। अगर समय पूछता तो आंसर क्या आ जाता है, 3 वर्ष आ जाता है। तो 2 तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस सेट 3 में आपको और मजा आया होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आप हमारे साथ और दिल से जुड़ते जाएंगे और आप हमें अच्छे से जानते भी जाएंगे, क्योंकि शायद काफी लोग नए होंगे जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप भी आगे की सोच के बाद आप प्लान बना पाएंगे कि हाँ मुझे मैथ्स करनी है तो यहीं पर करना है, तैयारी डिजिटल क्लासेज में, और हमसे करना है, ठीक है। तो चलिए सेशन में यही फिनिश कर रहा हूं। जल्दी हम लोग जो अगला सेशन होगा उसको भी आप ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस सेट 4 में, वहां पर भी आपको काफी फायदा मिलने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।